चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा जोर जोर से बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिया? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया समझ गया। ये बीच में कोमल ने मैसेज भेज दिया, नहीं अब भेज दिया तो अब मैं कोमल की बात तो नहीं काट सकता, क्योंकि मुझे अब रहना है ना इस कोचिंग में। अब कोमल ने इस चैप्टर का नाम दे दिया, अभी MOA हुआ नहीं था कंप्लीट, और हाँ मतलब उसी में अभी वो भी, और उसका तो ऑल्ट्रेशन भी तो आना था। ये सीधा उठ के प्रमोटर पे पहुंचा दिया तुमने। अब पहुंचा दिया तो कोई बात नहीं, आज ये स्टार्ट टू फिनिश है ना, स्टार्ट टू फिनिश। आज ये तो ख़त्म कर ही लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, चलेगा ना, उसको आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैं इमोशन के साथ नहीं खेल सकता तुम लोगों के। अब तुम लोग का इमोशन देखो, 4 बार नाम ले लिए, तब तुम प्रमोटर के साथ हो, चलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे करना क्या है, पढ़ना तो हमें ही है सारा, है ना। ये थोड़ा सा क्या हो गया, कॉमेडी हो गया। क्या हो गया? कॉमेडी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं प्रमोटर, कोई दिक्कत तो नहीं, स्टार्ट टू फिनिश कर लेते हैं, है ना। तो ये कैसे हो गया? कोमल उधर से बोल रही है कैसे? नहीं नहीं, कैसा लगा मेरा मजाक? तो रजाक के साथ मजाक कर दिया, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। तो याद रखना ये होना यहाँ पर था MOA एंड AOA, लेकिन ये चैप्टर बीच में घुस गया। बहुत जिद्दी चैप्टर है यार ये, बताओ, है ना। और चैप्टर्स के बीच में घुस गया, कहा मुझे खत्म कर पहले। एक बार और भी इसका नाम आ चुका है, कभी इसका एक बार और भी नाम आया था बीच में, और आके फिर रह गया था बेचारा। इसका हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज ये खत्म होगा, आज इसको पूरा प्यार मिलेगा इस चैप्टर को। आज हम इसको स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें फिर। चलो एक बार चैप्टर का नाम बोलो। अब चूंकि ये चैप्टर थोड़ा जिद्दी है तो एक बार और नाम बोलो, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी स्टार्ट टू फिनिश है, आज ये चैप्टर स्टार्ट भी होगा और खत्म भी होगा। जरा बताओ तो कौन कौन सा सेक्शन है इसमें? सेक्शन 2 के साथ सब सेक्शन कौन बोला? पकड़ा गया कोई तो बोला सब सेक्शन। सेक्शन 2 के साथ सब सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 किसका डेफिनेशन? चलो बोलते चलो अब। ठीक है, बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, छोड़ दो, इतना मेरे से सहन नहीं होगा तुम लोगों को पढ़ते देखा। चलिए अब ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, लेट कमर इधर आओ। जो लेट आते हैं उसका नाम रखा मैंने लेट कमर। चलो यहां बैठो, इस कमरे में इधर। हाँ लेट कमर उधर बैठते हैं। काफी गुस्सा में मुझे देख रही है, ऐसा लग रहा है इसे बोल रहे हो कि मैं आपको दूसरे कमरे में भेज दूंगी मैं। चलिए शुरू करें। हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एकदम शांत हो जाइए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बेस स्ट्रांग बनना चाहिए। देखिए क्या कहानी है, आप जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का क्या पर्पस होता है? बिजनेस करना, बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना, और वो उन लोगों में बांट देना जिन लोगों ने उनको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया है, दैट इज शेयर होल्डर। ये होती है कंपनी। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का जन्म कहाँ होता है भाई? लॉ में, तभी तो वो आर्टिफिशियल है। अगर बायोलॉजिकल ढंग से जन्म होता तो नेचुरल पर्सन नहीं हो जाता। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका जन्म कहाँ होता है? लॉ में, कंपनी लॉ में। तो ध्यान से सुनिए, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी के लाइफ में 3 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं? 3। पहला इवेंट होता है तब जब उसका बर्थ होता है। कंपनी का क्या होता है? बर्थ। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, कंपनी का क्या होता है? बर्थ। उसके बाद कंपनी चलती है, अपनी जिंदगी जीती है ना, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न।
और एक समय ऐसा आता है जब काफ़ी दुखद होता है और कंपनी का डेथ हो जाता है। कंपनी की क्या हो जाती है? मौत। कंपनी क्या हो जाती है? मौत। अब सुनिए, इसी को कंपनी लॉ के टर्म्स में मैं बोलूं तो बर्थ को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। गोइंग कंसर्न तो गोइंग कंसर्न ही है। और डेथ को बोलते हैं डिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिजोल्यूशन, है ना। डिजोल्यूशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे वाइंडिंग अप एक डिजोल्यूशन का तरीका है, स्ट्राइकिंग ऑफ एक तरीका है, मर्जर एंड अमालगमेशन में भी कंपनी की मौत हो जाती है जो कंपनी मर्ज होती है ना। तो मेन जो एग्जैक्टली वर्ड है वो डिजोल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रोमोटर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आज हमारा कंसंट्रेशन यहाँ है। आज हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है? बर्थ पे, कंपनी के बर्थ पे, जिसको लीगल टर्म में क्या बोलते हैं हम? इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम शांत होकर सुनते रहना, बहुत अच्छा लगेगा। एक बात बताइए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन का बर्थ हो रहा है तो कोई ना कोई तो करवा रहा होगा बर्थ। और एक बात बताइए, आर्टिफिशियल पर्सन का बर्थ कहाँ होता है? लॉ में। तो ऐसा थोड़ी है कि कंपनी खुद उठ के जाएगी, कंपनी लॉ में अपना बर्थ करा के चला आई। इसका मतलब कंपनी को बर्थ कराने के लिए किसी नेचुरल पर्सन पे डिपेंड होना पड़ेगा। कोई नेचुरल पर्सन होगा जो इसके बर्थ का प्रोसेस करेगा। तो याद रखिएगा, जो कंपनी का बर्थ करवाता है, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। तो ये देखिए, कंपनी कहा जाता है कि प्रोमोटर वो इंसान है, प्रोमोटर वो इंसान है। अगर आप देखेंगे, बहुत बार ऐसा भी होगा कि किसी कंपनी को बर्थ कराने वाली कोई और कंपनी होगी। इसका मतलब प्रोमोटर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जैसे बहुत बार होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को पैदा करती है, तो वहां पे सब्सिडरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने वाली कौन है? होल्डिंग कंपनी, जो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मैं पर्सन वर्ड बोलूंगा, पर्सन इंक्लूड्स बोथ द नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। तो प्रोमोटर वो पर्सन है जिसके माइंड में पहली बार कंपनी बनाने का आइडिया आता है, और चूंकि कंपनी को बनाने का एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। इसी के बाद अगला चैप्टर जो है तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन। पहले प्रोमोटर पढ़ा रहा हूं, उसके बाद क्या आ जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। तो प्रोमोटर वो पर्सन है, इंसान नहीं बोलूंगा, वो पर्सन है जिसके माइंड में पहली बार कंपनी बनाने का आइडिया आता है, और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी प्रोसीजरल स्टेप्स हैं वो उसको अंडरटेक करता है। जैसे अब कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो पता चला कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया जाता है। कंपनीज एक्ट में जब गए इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर, तो वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, कंपनी का आर्टिकल बनाना पड़ेगा, और इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए कुछ फॉर्म है, जैसे स्पाइस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्पाइस फॉर्म। वो सब फिल करना पड़ेगा। ये सारा का सारा फिल करके आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। अब आरओसी कंपनी लॉ सबसे ज्यादा जानता कौन है भारत में? कंपनी सेक्रेटरी। तो प्रोमोटर कंपनी सेक्रेटरी को क्या करता है? अपॉइंट करता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरे लिए कंपनी बनवा दो, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोसीजर कर लो, है ना। तो ये सारा का सारा जितना भी काम कंपनी को बनाने के लिए करना है, वो जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। क्या बोलते हैं हम? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर एक तरीके से कंपनी का जन्मदाता है। कौन है? जन्मदाता है। वो कंपनी को जन्म करवाता है थ्रू अ लीगल प्रोसेस विच इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन बहुत आसान नहीं है। अब देखो इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट बनवाना। अब चूंकि ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाता कौन है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना, है ना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस करना, फिर आरओसी की तरफ से जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढना, क्योंकि आपको याद हो हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और एड्रेस खोज के वो एड्रेस आरओसी को फाइल करना, कंपनी के पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देना, कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट बना के दे देना, कंपनी में पहला बोर्ड मीटिंग करवा देना। अब ये सारा काम तो पहले ही आदमी को करना पड़ेगा, दैट इज प्रोमोटर। अब मालूम चला कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, शेयर होल्डर्स आ गए, अब चाहे तो प्रोमोटर उस कंपनी को छोड़ के सारा मैनेजमेंट कंपनी का किसको दे दे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर वो जिंदगी भर कंपनी चलाता रहे। लेकिन किसी भी कंपनी को स्टार्टअप देने वाला कौन है? इनकॉर्पोरेट करने वाला कौन है? प्रोमोटर। प्रोमोटर नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए आप।
है ना। तो कोई तुमसे पूछे कि प्रोमोटर कौन है, तो प्रोमोटर वो पर्सन है जिसके माइंड में पहली बार आइडिया आता है कि हम कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपनी। और फिर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के जितने भी स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, सबको वो अंडरटेक करता है। और उसी आदमी को हम क्या कहते हैं, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। जनरली प्रोमोटर का काम सिर्फ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना मात्र है। इनकॉर्पोरेशन कराए, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। क्योंकि इनकॉर्पोरेट करा दीजिए, कंपनी का जन्म हो गया, कंपनी जन्म होते ही उसकी अलग पहचान हो जाती है। अब कंपनी खुद अपना बिजनेस अपने डायरेक्टर्स के थ्रू, अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू जिंदगी भर चलाती रहेगी। लेकिन चूंकि ये भारत है, यहाँ लालाजी कल्चर चलता है, तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमने कंपनी बनाया तो हम ही जिंदगी भर रहेंगे। तो होता क्या है, जनरली जो प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी के बाद में डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर। वही कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को प्रमोट किसने किया? धीरू भाई अंबानी ने। तो धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस बना रहे होंगे तो वो प्रोमोटर थे उसके। क्या थे? प्रोमोटर। लेकिन जब रिलायंस बन के तैयार हो गई तो उसके वो क्या बन गए? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्यों बने? क्योंकि वही सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया था। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है थ्रू वोटिंग। तो सारा वोट वो अपने फेवर में डाल लिए और उस कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर वही बन गए। और अपने पसंद के हिसाब से वो डायरेक्टर चुनते थे और शेयर होल्डर्स को जोड़ते गए। आज ये कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन फिर भी अगर उस कंपनी का इतिहास देखा जाए तो प्रोमोटर के जगह पे धीरू भाई अंबानी का तो नाम आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताइए आप। उसके बाद डायरेक्टर्स बदलते रहे जिंदगी भर। मुकेश अंबानी, आप मुकेश अंबानी का बेटा बनने लगा शायद। क्या नाम है मुकेश अंबानी के बेटे का? आकाश अंबानी। नाम याद ही होगा सबको। बेटी का क्या नाम है? हाँ देखो, लड़कों को याद है, मतलब तुम लोग जेंडर के हिसाब से याद रखते हो, है ना। पर किसी की दाल गलने वाली नहीं है ना, क्योंकि दाल ऑलरेडी गल चुकी है ना। या कोई स्कोप है उधर? नहीं, अभी शायद इसका एक बेटी की शादी बची हुई है ना। कौन? वो जो एकदम आईपीएल में आता है और क्रिकेट देख के वो फुटबॉल लगने लगता है, उसकी भी शादी हो गई, पतला हो गया, पेट कटवा लिया। पेट कटवाया, खैर वो सर्जरी करवा लिया। नहीं शायद फिर से मैंने सुना फिर से वो नॉर्मल हो गया, मतलब पहले जैसा पतला ही है अब। अच्छा भाई, हमारे क्लास में भी बहुतों को जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले तो मुझे जरूरत है ना। चलिए खैर, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोमोटर समझ में आ गया। तो प्रोमोटर का काम जनरली क्या होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, कंपनी जब बन के तैयार हो जाएगी, उसकी अलग पहचान हो जाएगी, फिर कंपनी अपने डायरेक्टर्स, अपने शेयर होल्डर्स के हिसाब से जिंदगी भर चलती रहेगी। पर प्रैक्टिकली मैंने बता दिया होता क्या है, प्रोमोटर ही बाद में उस कंपनी का क्या बन जाता है? डायरेक्टर। और फिर वो डायरेक्टर कैपेसिटी में कंपनी को चलाता रहता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें प्रोमोटर के बारे में। चलो जल्दी से काम करो, इसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, यहां से यहां तक जोर से, एकदम चिल्ला चिल्ला के आवाज आनी चाहिए। अरे और जोर से, पूरा दम लगा दो। क्या जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है? तो प्रोमोटर ही वो आदमी है जो कंपनी को बनाने के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अरे बोलो, जब तक कंपनी को क्या ना मिल जाए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो कंपनी की अलग पहचान, कंपनी अब अपने हिसाब से चलेगी। प्रोमोटर का काम तब तक है जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना मिल जाए। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, प्रोमोटर का रोल खत्म। लेकिन सच्चाई में मैंने बता दिया है, वही प्रमोटर बाद में कंपनी का क्या बन जाता है? डायरेक्टर। और जिंदगी भर चिपका रहता है उस कंपनी के साथ, जिंदगी भर एग्जाम में मतलब चिपका रहता है ना। चलिए उसके बाद क्या कंपनी, अच्छा बताइए, कंपनी बनाने से काम चल जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कंपनी का जन्म हो गया, या शुरुआती कैपिटल अरेंज करके देना पड़ेगा? अरे कैपिटल का मतलब पूंजी। कंपनी को क्या काम है? बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। तो क्या शुरुआती जो पूंजी है, कैपिटल है, अरेंज कर देगा? शुरुआती वो करके जाएगा, उसके बाद आप अपना कंपनी खुद अपना अरेंज करती चली जाएगी, कोई दिक्कत? चलिए अब जनरल डेफिनेशन तो प्रोमोटर का हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं लीगल डेफिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? लीगल डेफिनेशन दो जगह से पढ़ा रहा हूं, देख लो आप। एक तो कंपनीज एक्ट है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा आ रहा है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। कहां से आ रहा है? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। आप जानते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगता है और कंपनीज एक्ट दोनों पे लगता है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड।
तो चलिए दोनों का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, लीगल डेफिनेशन, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले एक अच्छी बात सेक्शन 2 क्लॉज 69 ने किया है, प्रोमोटर का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव दिया है। क्या दिया है? एग्जॉस्टिव। कैसे पता चला? मींस। अगर इंक्लूड्स होता तो और भी लोग प्रमोटर हो जाते, लेकिन यहां बस 3 तरीके के लोगों को क्या माना गया है? प्रमोटर। आइए दिखाता हूं कौन कौन प्रमोटर हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया कि सर प्रमोटर कौन है, तो कहा कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है और प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाती है। 2 डॉक्यूमेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि आओ और हमारे शेयर्स को खरीदो, आओ और हमारे शेयर्स को खरीदो। तो प्रोमोटर एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू, किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया मार्केट से उठाती है। तो याद रखना इस प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट पर जिसको आपने अपना क्या बताया? प्रोमोटर। कंपनीज एक्ट भी उसी को क्या समझेगा? प्रोमोटर। जैसे प्रोस्पेक्टस में आपने जिसके जैसे सुनो, जैसे किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उसमें लिखा प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू चिंटू लाल। तो चिंटू लाल को क्या दिखाया गया? प्रोमोटर। तो कंपनीज एक्ट के लिए चिंटू लाल क्या बन जाएगा? प्रोमोटर। अब प्रोमोटर से जुड़े हुए जितने भी सेक्शन है वो चिंटू लाल के ऊपर लगाए जाएंगे। फिर दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है? एनुअल रिटर्न। कंपनी हर साल फाइल करती है। साल खत्म होने के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाता है तो 60 दिन के अंदर क्या फाइल होता है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न नाम से लग रहा है साल भर का लेखा जोखा, साल भर का लेखा जोखा, ये आरओसी को फाइल होता है। तो उसमें भी कंपनी ने जिसका नाम दिखाया एज ए प्रोमोटर, कंपनीज एक्ट उसको क्या समझेगा? प्रोमोटर। और उसी आदमी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा प्रोमोटर वाला। कोई दिक्कत? तो यहां पर बताइए काम इंपॉर्टेंट है कि नाम? नाम। यहां नाम इंपॉर्टेंट हो गया ना। जैसे मालूम चला प्रोमोटर के सामने आपने लिख दिया चिंटू लाल, तो चिंटू लाल प्रोमोटर हो गया। भंटू लाल तो भंटू लाल हो गया। मुन्नू लाल तो मुन्नू लाल हो गया। कुत्ता लाल तो कुत्ता लाल हो गया। मतलब इसका मतलब एक बात बताइए, काम इंपॉर्टेंट है कि नाम? नाम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जल्दी बताइए प्रोमोटर कौन है भाई? जिसका नाम चढ़ा है कहां? या तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। ठीक है जी, चाहे वो कोई भी हो। चलो ये हो गया पहला। तो ये तो हो गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब नाम लिखा हुआ है। प्रोमोटर के सामने नाम लिखा हुआ तो एक्सप्रेस ही हुआ ना ये। अब मैं पकड़ूंगा इंप्लाइड वाले को। किसको पकड़ूंगा? इंप्लाइड। मतलब हो सकता है प्रोमोटर के पोस्ट पे ना बैठा हुआ हो, लोग उसको प्रोमोटर के नाम से ना पुकारते हो, पर काम प्रोमोटर वाला कर रहा है। काम क्या कर रहा है? प्रोमोटर। तो बताइए अब नाम इंपॉर्टेंट होगा या काम? काम। चलिए देखिए इधर, प्रोमोटर वो पर्सन है जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर क्या है? कंट्रोल, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर कैपेसिटी में, चाहे डायरेक्टर कैपेसिटी में, चाहे अदरवाइज। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि आपने प्रोमोटर का नाम ना रखा हो, प्रोमोटर के पोस्ट पर आप ना बैठे हो, लेकिन कंपनी पर क्या बना के चल रहे हैं? कंट्रोल। मतलब आपके मर्जी के बिना उस कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता है। तो याद रखिएगा, भले ही आपका नाम प्रोमोटर नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको प्रोमोटर मानेंगे। हम फिर भी आपको क्या मानेंगे? प्रोमोटर। क्योंकि लोग बड़े चालाक हो गए आज की दुनिया में। जो फ्रॉड करता है वो सामने थोड़ी आता हो, तो पर्दे के पीछे रह के काम करता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आपका कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, शेयर होल्डर कैपेसिटी में हो, डायरेक्टर कैपेसिटी में हो, अदरवाइज हो, है ना। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? एग्जैक्टली नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? काम। अगर कंपनी के ऊपर तुमने कंट्रोल बना रखा है तो इट मींस यू आर अ प्रोमोटर, यू आर अ प्रोमोटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी उठा के पूछने वाला हूं, याद रखिएगा। तीसरा, ये लो सी पॉइंट, याद रखिएगा, प्रोमोटर वो पर्सन है जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे, ये तीनों एक साथ, तीनों को एक साथ ग्रुप करो। जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता ही करता है। कैसे पता चला काम करता ही करता है? वर्ड क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज एक्स्टम्ड टू एक्ट। मतलब अगर उस आदमी ने डायरेक्शन दे दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो डायरेक्शन मानना ही है। तो इसका मतलब उस कंपनी में डायरेक्टर से बड़ा वो हुआ। नहीं समझ में आया लोगों को? एक बात बताइए, कंपनी को चलाने वाले कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। पर मान चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, उधर से वो आदमी बोला उठ तो सारा डायरेक्टर उठ गए, उधर से वो आदमी पीछे से बोला बैठ तो सारा डायरेक्टर बैठ गया, उधर से बोला वो कि लुढ़क जा सारा डायरेक्टर, तो सारा डायरेक्टर लुढ़कने लगा। आप बताइए, इसका मतलब डायरेक्टर अपना दिमाग नहीं लगा रहा? इसका मतलब डायरेक्टर से बड़ा वो आदमी है जो पीछे से डायरेक्शन दे रहा है। तो एक बात बताइए, उसको पकड़ने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो उसको पकड़ता है किस नाम से? डीम्ड प्रोमोटर। क्या बोलेगा उसको? डीम्ड प्रोमोटर। यहां लिख लो, सी पॉइंट कौन है? डीम्ड प्रोमोटर। मतलब प्रोमोटर के पोस्ट पे नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारे एडवाइस पे, तुम्हारे डायरेक्शन पे, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता ही करता है। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दम नहीं है कि उसके डायरेक्शन को ना माने। मतलब उसने डायरेक्शन दिया
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब मानेगा ही मानेगा। तो बताइए यार, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपना दिमाग नहीं लगा रहा, इसका मतलब सही में दिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहा है, पर पर्दे के पीछे रह के वो आदमी चला रहा है कंपनी को। तो भाई जो चला रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर, है ना। और प्रोमोटर के सारे सेक्शन हम उनके ऊपर लगाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन याद रखिएगा सी के साथ एक प्रोवाइजो है। आप जानते हैं प्रोवाइजो क्या बनता है? एक्सेप्शन। अभी ये क्या बोला? जिसके ऑर्डर, जिसके डायरेक्शन पे आप काम करेंगे करेंगे वो मान गया, उसको क्या माना जाएगा? प्रोमोटर। लेकिन एक बात बताइए, बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखो सब। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी, मैं इसका कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैं ऐसा क्या हूं? कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी के नाते, कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर मैंने डायरेक्टर को बोला साहब बोर्ड मीटिंग करा लेना, ये लास्ट डेट है, आपको बोर्ड मीटिंग करा लेना, नहीं कराएंगे तो पेनल्टी पनिशमेंट लगेगा। क्योंकि मैं कंपनी लॉ का ज्ञाता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए तो आपने हमें रखा है कि हम आपको गाइड करते रहें कि कंपनी एक्ट के अंदर कंप्लाइंसेस क्या क्या है। सर आज का आज ही बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। आप बताओ, मैं एडवाइस दूंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानेगा ही मानेगा, और मानेगा तो बोर्ड मीटिंग कराएगा ही कराएगा। तो तुम सी पॉइंट पकड़ के मुझे भी प्रोमोटर बोल दोगे कि आपके डायरेक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लिया, इसलिए अब आप भी डीम्ड प्रोमोटर। कंपनी सेक्रेटरी बोलेगा वाह क्या बात है, अरे भाई मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो नौकरी पे इसलिए रखा गया कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देता रहूं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी एडवाइस को माने। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी एडवाइस को मान जाएगा तो तुम मुझे प्रोमोटर बोल दोगे। तो यार प्रोमोटर के चक्कर, मैं तो प्रोमोटर नहीं हूं कंपनी का, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूं। भाई आया हूं, सैलरी लेता हूं, काम करता हूं, मेरा काम ही एडवाइस देना, डायरेक्शन देना और देके चला जाता हूं। आप मुझे प्रोमोटर के डेफिनेशन में मत रखो, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे कंपनी में कोई भी घोटाला होगा पकड़ा मैं जाऊंगा। लेकिन कंपनी के घोटाले में कंपनी के ऊपर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, मैं तो सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूं, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हेड हूं। तो भाई मेरा काम ही है। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई दे रहा है डायरेक्शन तो फिर वो डीम्ड प्रोमोटर के डेफिनेशन में आएगा नहीं। अच्छा अब बात ये आती है प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या होता है। कंपनी सेक्रेटरी अगर लीगल एडवाइस दे तो वो उसका प्रोफेशनल कैपेसिटी है, क्योंकि वो इसी चीज का प्रोफेशनल है, लॉ का। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी अगर टैक्स का एडवाइस दे तो, जैसे कंपनी सेक्रेटरी टैक्स का एडवाइस दे रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात मान ही रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल कैपेसिटी टैक्स नहीं माना जाएगा। मैं अकाउंट्स में बोल रहा हूं सर बैलेंस शीट में ना ऊपर साइन करो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान ही रहा है, तो एक बात बताइए, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है ना, ये अकाउंट्स वाले का काम है ना, कंपनी सेक्रेटरी का काम तो नहीं है। अच्छा कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस क्या दे रहा है? मेडिकल एडवाइस। जैसे चेयरमैन है, चेयरमैन आया लेट आया, तो पूछा सर लेट क्यों आए? तो पेट गुटुर गुटुर कर रहा है। पेट क्या कर रहा है? गुटुर गुटुर, मतलब पेट खराब है। कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस कर रहा है कि सर थोड़ा सा ना गोबर का पेस्ट बना के पी लो। क्या चीज का पेस्ट है ना? थोड़ा सा गोमूत्र डाल के आप पी लो, देखिएगा सर आपका पेट एकदम सही हो जाएगा। मतलब ऐसा सही होगा कि बहुत दिन तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ ज्यादा नहीं समझ रहे हो तुम लोग। अब मालूम चला वो अब ठीक हो गया, सच में पेट खराब उसका रुक गया और कुछ ज्यादा ही रुक गया। तो आप मुझे ये बताइए, सुनो आप जरा ध्यान से, आप मुझे ये बताओ क्या ये प्रोफेशनल कैपेसिटी का एडवाइस है? पहले बताइए आप, ये अदर कैपेसिटी नहीं हो गया? तो उस केस में वो प्रोमोटर मान लिया जाए। कंपनी सेक्रेटरी लीगल एडवाइस दे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी है, पर अदर एडवाइस दे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग एडवाइस दे, टैक्सेशन का एडवाइस दे, वो उनका प्रोफेशनल कैपेसिटी है। लेकिन अगर वो लॉ का एडवाइस दे रहे हैं तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं है। तो याद रखना डीम्ड प्रोमोटर के डेफिनेशन से आप तब बचेंगे जब प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप क्या दे रहे हो? एडवाइस। लेकिन अदर कैपेसिटी में आप एडवाइस देंगे तो आप डीम्ड प्रोमोटर में फॉल करेंगे। ये बात याद रहेगा नहीं याद रहेगा पहले बताओ। तो चलो भाई मुझे तो याद हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रोमोटर वो पर्सन है जिसका नाम एज ए प्रोमोटर प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न में दिखाया गया है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक अलग चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे, कोर्स भरपूर है। एनुअल रिटर्न क्या होता है? उसका एक अलग चैप्टर है, कोर्स भरपूर है, पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ दीजिए, 2 वर्ड 2 चैप्टर, चिंता नहीं करना है, सीएस का कोर्स भरपूर है। कोई बच्चा चिंता नहीं करेगा, किसी कोने में बैठ के चिंता नहीं करना है, कोर्स भरपूर है। कोर्स क्या है? हर वर्ड पे चैप्टर, हर वर्ड पे चैप्टर। इसी का नाम तो सीएस कोर्स, इसी का नाम तो। चलिए दूसरा, प्रोमोटर वो पर्सन है जो कंपनी के ऊपर क्या बना के रखे हुआ? कंट्रोल। हो सकता है वो प्रोमोटर के पोस्ट पे ना बैठा हो, वो शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता हो, डायरेक्टर के नाम से जाना जाता हो, या किसी नाम से जाना ही नहीं जाता हो, लेकिन कंपनी पर क्या बना के रखा है? कंट्रोल। तुम प्रोमोटर। तीसरा, प्रोमोटर वो आदमी है जिसके एडवाइस को, डायरेक्शन को, इंस्ट्रक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानता ही मानता है। एकस्टम लिखा हुआ ना, उसके ऊपर लिखो मानता ही मानता। दिल है कि मानता नहीं? मानता ही मानता।
मतलब मानता ही मानता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दम नहीं है कि उसकी बात को काट दे। जिसका सीधा सा मतलब है डायरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल वो है। अच्छा, लेकिन वो डायरेक्शन देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, एडवाइस देने वाला प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा तो फिर वो डीम्ड डायरेक्टर, डीम्ड प्रोमोटर नहीं है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े अब। तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 याद हो गया तुम लोग को? ठीक, किसी से पूछ सकता हूं? ठीक है। प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब आप जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपके प्रोफाइल को मैच करना चाहिए। सुनिए, जो आप एडवाइस दे रहे हैं वो आपके प्रोफाइल को मैच करे। कंपनी सेक्रेटरी अगर लीगल एडवाइस दे रहा है तो उसके प्रोफाइल को मैच करेगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी अगर मेडिकल एडवाइस दे रहा है तो उसके प्रोफाइल को मैच नहीं करेगा। तो जो मैच नहीं किया आपके प्रोफाइल को वो आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं है, और अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं है तो आप डीम्ड प्रोमोटर माने जाएंगे। क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं है फिर भी डायरेक्टर तुम्हारा बात मान रहा है, इसका मतलब डायरेक्टर तुम्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा। नहीं समझ में आया? याद रहेगा। चलिए अब हम पहुंच रहे हैं कौन सा? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। फुल फॉर्म बोलो। पब्लिक इशू आता है, पब्लिक इशू जब भी आता है ना यही लॉ लगता है। कौन सा लॉ? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। मॉड्यूल सेकंड में सिक्योरिटी लॉ में जब जाओगे तो अलग से ये चैप्टर, मतलब भयानक चैप्टर है वहां का। जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर, ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में पब्लिक इशू। 4 से 5 दिन लगातार लगाता हूँ, सुबह से शाम तक, तब खत्म होता है। मजा आएगा आपको वहां जब मॉड्यूल सेकंड में जाएंगे आप तो पब्लिक इशू ही लाते रहेंगे दिन रात। और मॉड्यूल फर्स्ट में क्या करते हैं? सर हम टाइम काटते हैं क्लास में, एक बार तो फेल होना है सर, पक्का? चलिए, अब सेबी बहुत चालाक है क्योंकि शेयर मार्केट का रेगुलेटर है और शेयर मार्केट में फ्रॉड बहुत होता है। तो सेबी देखो कैसे करे, प्रोमोटर के नाम से कैसे पकड़ता है सब उसको देखो। सबसे पहले देखिए सेबी कितना चालाक है, डेफिनेशन इंक्लूसिव रखे हुआ। कहा नहीं मैं जो 1 2 3 बोलूंगा वही नहीं, और भी लोग हो सकते हैं प्रोमोटर। मतलब मैं प्रोमोटर डेफिनेशन में किसी को भी डाल के उसको जेल भेज सकता हूँ, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में एक पर एक फ्रॉड होता रहता है दिन रात, है ना। चलिए देखिए, डेफिनेशन का जो प्रिंसिपल है लगभग सेम है, सेक्शन 2 क्लॉज 69 वाला ही। अब देखिए यहाँ पे, वहां प्रोस्पेक्टस वर्ड बोला था, एनुअल रिटर्न बोला था, यहां पे वर्ड क्या बोला? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट। जब आप पब्लिक इश्यू पढ़ेंगे ना सेबी का लॉ, तो वहां प्रोस्पेक्टस वर्ड कम इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है? ऑफर डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस इज वन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। क्योंकि वहां पे जब मॉड्यूल सेकंड में आप जाएंगे तो वहां राइट इशू भी है, बोनस इशू भी है, प्रेफरेंशियल इशू भी है, पब्लिक इशू भी है। तो ये जनरल वर्ड दे देता है ऑफर डॉक्यूमेंट, और उसमें सब काउंट हो जाता है। चाहे राइट इशू में लेटर ऑफ ऑफर हो, बाय बैक में लेटर ऑफ ऑफर हो, कहीं प्रोस्पेक्टस होता है, कहीं कुछ होता है, सबको घुमा फिरा के एक बार क्या बोल देता है वो? ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा ही। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा हुआ है एज ए प्रोमोटर तो आप प्रोमोटर माने जाएंगे। अभी मैं तुम लोग को एक प्रोस्पेक्टस दिखा दूंगा, ऑफर डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, देखना उसमें प्रोमोटर का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है ना। अभी दिखाऊंगा। चलिए दूसरा, यहां पे लिखा हुआ है, और कहां? एनुअल रिटर्न। तो सेम नहीं हो गया? अच्छा, ऊपर वाले का ए और इसका 1 सेम है क्या? बोलो यार, बोल ही नहीं रहा कोई। ये और ये सेम नहीं हो गया? बस वहां पे प्रोस्पेक्टस बोल रहा था कंपनी लॉ, और सेबी उसको क्या बोल रहा है? ऑफर डॉक्यूमेंट। तो याद रखना आसान हो गया तुम लोग के लिए। ठीक है, इसको टिक लगा लो ऐसे जैसे मैंने कनेक्ट किया है। ए को कनेक्ट कर दो 1 से, कर दिया? ठीक है, जिसके पास बुक है वो नहीं बोल रहा, जिसके पास बुक नहीं बोल रहा, हाँ कनेक्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस देखिए आप। चलिए अगला, सेकंड में, हु हैज द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द इशूअर। एक बात याद रखना, सेबी के लॉ में कंपनी को इशूअर कहा जाता है। सेबी के लॉ में जब मॉड्यूल सेकंड में तुम जाओगे ना तो कंपनी वर्ड कम सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा? इशूअर। क्योंकि सेबी का लॉ तब लगता है जब आप सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो सिक्योरिटी इशू करने वाला कौन हो गया? इशूअर। और सिक्योरिटी इशू कौन करता है? कंपनी, है ना। कोई दिक्कत? तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि इसका बी और इसका सेकंड सेम है, डिट्टो सेम है। देख लो तो, देख लो, बस कंपनी की जगह क्या है? इश्योर। अब आगे सेम लिखा हुआ है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे जो शेयर होल्डर, चाहे जो डायरेक्टर, चाहे अदरवाइज, है ना लिखा हुआ सेम। मजा आता है ना जब सेम सेम कुछ मिल जाए, तो एक जगह याद करते हैं, 2 जगह काम हो जाता है। नहीं, काफी कोर्स कम हो जाएगा। अब एग्जाम के टाइम में लगभग 2 महीने का फर्क पड़ा है। अच्छा नहीं पड़ा? अच्छा तीसरा, सी पॉइंट। मैं देखता हूं इसका सी इसका 3 सेम है कि नहीं। आइला तो सेम है, क्या है? ऐसा कैसे हो रहा है यार? देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, पहले चेक करूंगा।
इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, इसको तो मैं एक ही समझता हूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज accustomed टू एक्ट, बस कंपनी की जगह क्या वर्ड ले लिया, इशूअर। मजा आ गया। अच्छा इसका भी यहां पे प्रोवाइजो सेम, अरे जैसे सी का प्रोवाइजो ये था, थर्ड का प्रोवाइजो लिखा है कि अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो याद रखिएगा ये अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे याद हो गया, मुझे दोनों ही याद हो गया। बोलो क्या? चलो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन इश्यूअर बोल रहा हूं, प्रोमोटर इंक्लूड्स, ये एक अलग है, वहां पे मीन्स है, यहां इंक्लूड्स है। पहला, जिसका नाम आपने दिखाया है ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में एज ए प्रोमोटर या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रोमोटर, कोई दिक्कत? दूसरा, जिसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, कंपनी नहीं बोलना, इश्यूअर बोलना, जिसका इश्यूअर के अफेयर के ऊपर कंट्रोल है, वेदर इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, और वो पर्सन जिसके एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन पे इश्यूअर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता ही करता है। देखिए अगर वो एडवाइस देने वाला प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा तो फिर वो प्रोमोटर माना नहीं जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 और सीबीआईसीडीआर रेगुलेशन याद हो गया। अब इसी का फिर से वही आ गया है, ये उसी का सी पॉइंट और थर्ड पॉइंट है। ये हेडिंग बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जोर से बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा सुनिए, कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, उसका कंपनी के ऊपर क्या है, कंट्रोल, तो क्या वो प्रोमोटर माना जाएगा? ना 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 ना, तुरंत नहीं, पहले देखेंगे। अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंट्रोल बनाया हुआ है तो फिर वो डीम्ड प्रोमोटर नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं, किसी और कैपेसिटी में कंट्रोल बना के रखा है तो तब तो भाई वो डीम्ड प्रोमोटर है। तो याद रखिएगा, आप हमेशा चेक कर लेना डीम्ड प्रोमोटर की बात करते वक्त कि कंट्रोल बनाने वाला, क्या बनाने वाला, कंट्रोल बनाने वाला कौन से कैपेसिटी में है। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो फिर वो प्रोमोटर माना नहीं जाएगा, लेकिन अदर कैपेसिटी में है तो, अब फिर भी कंट्रोल बना के रखे हुआ है तो फिर वो प्रोमोटर माना जाएगा, डीम्ड प्रोमोटर। क्या माना जाएगा? डीम्ड। चलिए कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखाता हूं तुम लोग को। प्रोस्पेक्टस चाहिए कंपनी का? क्या पढ़ाई छोड़ के कुछ भी दिखाइए, हमें अच्छा लगता है। चलो कहां मिलेगा? पब्लिक इशू कहां आता है, जल्दी बोलो। सेबी आईसीडीआर, सेबी आईसीडीआर, तो सेबी की वेबसाइट पे मिलेगा सब कुछ। ये लो, क्लिक किया, देखिए कौन कौन से कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट सब आया हुआ, देखो तो बोल ही नहीं रहा। ये है ना कैंपस, किस कंपनी का देखना चाहोगे? ये देखोगे प्रोस्पेक्टस ऑफ पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, मतलब तुम्हें कुछ मतलब कैसा वर्ड चाहिए? LIC का चाहिए? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, नहीं लिया मैंने इसका शेयर। पेटीएम के बाद मैं, और LIC में हुआ भी यही। LIC का कहाँ कुछ हुआ बाप, इतना हाइप किया हुआ था LIC को, लग रहा था पूरे देश का हर आदमी लेगा, रिजर्वेशन कर रहा था कि हम इनको देंगे। रिजर्वेशन बिका ही नहीं ठीक से, अब बिका तो जब लिस्टिंग हुआ तो औधे मुंह गिरा। इसलिए इस सब चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ। मैं उस पेटीएम के बाद हिल गया हूँ। मैं पेटीएम में काफ़ी इन्वेस्ट किया था मैंने। पेटीएम से पहले, पेटीएम के पब्लिक इशू से पहले मैं अमीर हुआ करता था, और पेटीएम के पब्लिक इशू के बाद जी, तो आप समझ गए ना क्या हाल है। चलिए आप देखिए क्या देख रहे हैं, LIC का प्रोस्पेक्टस। हे भगवान, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। देखा, कंपनी लॉ के हिसाब से उसका क्या नाम था, प्रोस्पेक्टस, और सेबी का वेबसाइट खुलते उसका क्या नाम हो गया, ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या हो गया? पहले ड्राफ्ट होता है, फिर होता है फाइनल। चलिए अब तो खुलने में बहुत टाइम लगा देगा ये, देख रहे हो मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो यहां तक कैसे खुल गया? कहा तुम टीचर की बेइज्जती करने में जब मजा आता है ना। और को ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी। इसका ये देखो थोड़ा सा ये वो डेवलपमेंट हुआ है, हो रहा। हाँ ये आ गया, चलो देख पा रहे हो। अरे इसको कैसे वो करना है बताओ तो, इसको कंट्रोल प्लस, कहाँ कुछ हुआ?
कौन, मैं भी मजाक करूंगा आपके साथ है? सेव करूं? सेव करूंगा तब तो खैर हो ही जाएगा। अब सेव वेव करूं तो लंबा चौड़ा झंझट यार। तुम लोग क्या करवा रहे हो मेरे से? क्या लिख दूं? LIC है, लेकिन वो ना उसी के अंदर होगा, दिक्कत ये है। अरे कोई बात नहीं यार, चिंता क्या कर रहे हो, अनलिमिटेड वाला है वाईफाई। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं। कितना MB का है? 11 MB का। हाँ हाँ, 11 मिनट में हो जाएगा। अच्छा हो गया। चलो अब ये प्लस प्लस काम करेगा। ये लो, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। चलो देखिए क्या है LIC का। देखो यही चीज़ तुम लोगों को सिखाता हूँ, और तुम लोगों को पहले भी दिखाया था मैंने। ये देखिए, सबसे पहले LIC का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद सेंट्रल ऑफिस, उसके बाद सीधा कॉन्टैक्ट पर्सन। नाम देखो, नाम देखो, मजा आ जाएगा। पढ़ो, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। कहाँ है चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम? अंदर होगा कहीं, शुरू में तो नहीं है। CMA का नाम खोजो, खोजो नहीं खोजो, जो चाचा जी का बेटा इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर, खोजो उसका नाम। नहीं, मैंने देखा है सोसाइटी में, घर खानदान में ना, इन लोग का ज्यादा नाम है। बेटा इस कंपनी में इंजीनियर है, बेटा उस कंपनी में इंजीनियर। खोज यहाँ नाम, सिर्फ किसका नाम है? कंपनी सेक्रेटरी। जब मॉड्यूल 2 में जाएंगे तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्लायंस ऑफिसर। देखिए, लॉ भी हमें ऑफिसर कह रहा है, लॉ कह रहा है ऑफिसर, और यहाँ लोग अपने मन से अपने नाम के साथ ऑफिसर लगा लेते। झाड़ू पोछा ऑफिसर नहीं। लोग मैंने देखा इंजीनियर सब अपने आप को ऑफिसर बोलता है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरे खानदान में भी इंजीनियर भरे हुए हैं, जो कुछ नहीं वो इंजीनियर होता है आजकल। समझ गया ना? साइंस लेने वाला इंजीनियर बन ही जाता है। इंजीनियर बनना बहुत आसान है, बुरा मत मानिएगा प्लीज। 1 लाख तो इनके कॉलेजेज होते हैं, है ना? जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टुटुपुटिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप ट्रेन से निकलिए, थोड़ा दिल्ली पार कीजिए, जो खेत खेत में बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई देंगे, सब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सब होगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं पहले बताइए, है कि नहीं? आज तक सुना है कोई इंजीनियरिंग में फेल किया है? और CS में सुना है कोई जल्दी पास हुआ है? तो यहाँ उल्टा होता है। तो देखिए देखिए, ये देखिए। और तुम्हें क्या प्रोस्पेक्टस का नाम जानना है? अरे सॉरी, प्रोमोटर का नाम। ये लो, आवर प्रोमोटर। LIC सरकारी कंपनी है ना? अरे मालूम है ना? तो इसका प्रमोटर कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आ गया प्रमोटर का नाम? अब समझ में आ गया? चलिए, और देखना आपको ये सब कि बस हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफर साइज कितना मिलियन। एकदम मिलियन प्लेन लिख देता, मुझे पसंद नहीं आता है, सच बोला। ऊपर से डॉलर लिख दिया तो और समझ में नहीं आता मुझे। कितना मिलियन हो गया, एक बताओ तो कितना हो गया? मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, जो भी है तो देख लेना भाई। कौन सा लॉ लगाया है जल्दी देखो, अभी जो पढ़ा रहा था कौन सा लॉ? देखा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सिक्योरिटी लॉ भी पढ़ाता हूँ ना। अब इसमें देखेंगे, इस पर साइन भी किसने किया होगा? कंपनी सेक्रेटरी ने। देखेंगे आप? देखना चाहते हैं? कहा सब पढ़ाई छोड़ के कुछ भी दिखाई, हमें अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा रहा है, पवन अग्रवाल। देखो LIC कंपनी का नाम, और उसके बाद सीधा क्या आ रहा है? देखिए, ऑफिस के बाद सीधा किसका नाम आता है? कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी बहुत है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। क्या लिखा हुआ है? द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ आवर कॉर्पोरेशन इज पवन अग्रवाल। पेज नंबर 80 पर आप इनके बारे में देख सकते हैं। आज हम प्रोमोटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, मालूम है ना? ये कहीं कंपनी सेक्रेटरी बन ना जाए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पवन अग्रवाल। बिल्डिंग का नाम कहाँ पे? नरीमन पॉइंट। सोचिए वहां बैठता है। जैसे दिल्ली का CP है, ऐसे मुंबई का कौन है? नरीमन पॉइंट। उस ऑफिस में बैठता है। हमेशा सिखाया ना तुम लोग को कि और प्रोफेशनल, चाहे इंजीनियर हो, CMA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो कहीं भी बैठ सकता है, पर कंपनी सेक्रेटरी हमेशा कहाँ बैठता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। MD के बगल वाला केबिन। MD है ना, उसके बगल वाला। बगल में जगह नहीं है तो सामने वाला, सामने नहीं है तो इधर होगा जरूर। सोचिए आप लोग कहाँ बैठने वाले हैं, और तुम लोग यहाँ कुर्सी पर ठीक से बैठने नहीं आता है ना? चलिए देखिए कितने जगह कंपनी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है। देखो क्या लिखा हुआ, देखो तो कंपनी सेक्रेटरी बारे में। कंपनी सेक्रेटरी हैं बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम और मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और इसमें लिखा हुआ है कि उसने कब कब कैसे कैसे ज्वाइन किया। और इसका रेम्युनरेशन क्या दिखा रहा है? 4.1 मिलियन। कितना हो गया? 40 लाख लगभग। 40 लाख हुआ ना?
जो यहाँ दिखाया गया है। तो 40 लाख का मतलब एक महीने में कितना हुआ सर? आंसर इज बहुत ज्यादा। 40 लाख डिवाइडेड बाय 12 लगभग 4 लाख, साढ़े तीन लाख। अरे भगवान, ये दिखाया गया है। उसके बाद कितना इसको बंगलो मिला होगा, कार मिला होगा। भाई LIC का कंपनी सेक्रेटरी है, समझ में आता है तुम्हें? ये तो वो है जो सरकार को दिखाया जा रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। और उसके बाद अंदर अंदर क्या नहीं होगा। चलिए, उसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो साइन किसने किया है? कंपनी सेक्रेटरी है ना, यहाँ पे देख रहे हो हर जगह साइन हो रहा है। खैर हम कहाँ पहुंच गए कंपनी सेक्रेटरी, तुम लोग यार मुझे फंसा दिए। किसी और कंपनी का देख रहे थे ना, एक और कंपनी का दिखाता हूँ। ये तो खैर सरकारी कंपनी का देख लिया तुमने, और किसी का देखना है? नहीं नहीं, ये देखो, ये रुचि सोया, जानते हो रुचि सोया के बारे में? कौन है ये? अडानी। कहाँ अडानी, कहाँ दिखाया? कहाँ कहाँ? ऊपर ये। मतलब तुम लोग कैसे हो यार, अंबानी को छोड़ के अडानी के पीछे पड़ गए आप। मतलब जो पैसा वाला तुम उसी के साथ रहते हो। समझ गया मैं, समय बदल गया, मैं समझ गया तुम लोगों को। ये कौन सी कंपनी? ओहो, फिर इसको देखना पड़ेगा इस तरीके से। ये रुको, तो ऐसे कर दिया और ऐसे करके देखता हूँ कहाँ हो रहा है। तो छोटा ही रह जाता। छोड़ो यार इसको, क्या मैं इसको भी वो कर लेता हूँ। कौन सी कंपनी? किसकी नानी? अभी अभी हो गया, अभी हो गया। ये लो, इसका कौन सा है देखो तो, पब्लिक इशू आ रहा है, क्या आ रहा है चेक करो। बोलो क्या है, क्या लिखा हुआ? हाँ, आप जरा देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कंपनी सेक्रेटरी कौन है? अच्छा, और जूम। खैर वो छोड़िए, पहले प्रोमोटर्स खोजते हैं ना। प्रोमोटर्स बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है? रुकिए 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 रुकिए, अब नजर आएगा तुम लोग को। यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। इसका प्रोमोटर कौन है? अब मैंने झूठ नहीं बोल रहा था। ये देखिए, सब मिला कितना? तीन लोगों ने मिलकर प्रमोट किया। इसके प्रोमोटर देखो, बॉडी कॉर्पोरेट है, आदमी का नाम तो नहीं है। तो देखिए इसका प्रोमोटर। और कंपनी सेक्रेटरी कौन है? दर्शिल, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, है ना। चलो एक और दिखा देता हूं। ये जानते हो, रेलवे चिल्ड्रंस मेडिकेयर, रेनबो के बारे में जानते हो तुम लोग? इसी में तो मैंने वो अपना वैक्सीन लगवाया था। चिल्ड्रन वाले में लगवाया आपने? अरे यार, उसके पास ही था वो, भूल गया नाम है वैक्सीन का। कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड नहीं, कोविशील्ड, स्पुतनिक। देखो मैंने बोला स्पुतनिक, ऐसे ही मेरा एक बताया था ना, एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया कि मैं स्पुतनिक लगाया। कहता कौन भूतनी के वैक्सीन? मैंने कहा भूतनी के नहीं, स्पुतनिक, है ना। मतलब ऐसा ऐसा सब मेरे यहाँ लोग सब है। मैंने बोला स्पुतनिक, तो बोला रेनबो ना, रेनबो। चलो रेनबो का देख ही लो तुम लोग यार, अब क्या मैं तुम लोग को बोलूँ। तुम लोग गलत कर रहे हो मेरे साथ, झूठ फूट का डॉक्यूमेंट देख रहे हो बैठ के। मजा आ रहा है तुम लोग को। बताओ कौन सी कंपनी? जरा इसका खोजो तो, कौन है एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट पर्सन। पहले हम लोग प्रोमोटर खोजने से पहले कंपनी सेक्रेटरी खोजते हैं। देखो क्या है, आशीष कपिल, एक ही आदमी का नाम। दो को लग रहा है कि आशीष अलग कपिल अलग, नहीं। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर। प्रोमोटर देखिए तो कौन कौन है, नाम बोलो, नाम बोलो, सबका नाम बोलो, नाम बोलो। क्या नाम है? रमेश कंचरला, दिनेश कुमार चिरला और डॉक्टर आदर्श कंचरला। अरे बाप, इससे ये बात पता चलता नाम टेढ़ा मेरा रखो, बड़े आदमी बनोगे। अब चूंकि हॉस्पिटल है तो इसके प्रोमोटर कौन होंगे? कोई डॉक्टर ही होगा। पर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कंपनीज एक्ट में एक सब काम किया होगा कि CS को अपॉइंट किया होगा? बस अब मैंने तीनों एग्जाम्पल दिखा दिया।
एक सरकारी कंपनी का दिखाया LIC, उसका प्रमोटर कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक मैंने दिखाया कौन था? अडानी, उसके प्रमोटर्स कौन थे? बॉडी कॉर्पोरेट्स। और एक दिखा दिया जिसके प्रमोटर कौन है? नेचुरल पर्सन। अब समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नहीं हो गया। अच्छा 3 बार नहीं, हाँ ये बात है, ये तो मेरा प्रिंसिपल है, याद दिला दिया, 3 बार नहीं। किसी और कंपनी का देख लो यार, कैंपस का ही ले लो, कैंपस का शूज नहीं पहनते तीनों? अच्छा तीनों मिक्स हो, अच्छा यहां एकदम डिमांड पर चल रहा है, ये लाओ, ये प्रमोटर देखना चाहते हैं। अभी दिखाता हूं तुम लोगों को प्रमोटर, ये यहां से देख लोगे, दिख रहा तो फिर मुझे सब तुम सेव करवा रहे हो, दिख तो रहा है? ये नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये देखो, सबसे पहले कौन सी कंपनी? फुल फॉर्म बोलो इसका, कंपनी का नाम। सिन नंबर पढ़ाया अभी। चलिए इसमें देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन अर्चना माइनी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। उसके बाद जरा देखो तो प्रमोटर्स कौन कौन है इनके? ये हरि कृष्ण अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, ये सब एग्जैक्टली है ना। चलो हो गया 4, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को खत्म करना है। चलिए जी इधर देखिए, हाँ जी ध्यान सुनो, एकदम शांत हो जाओ। सिन नंबर में यू लगा हुआ वो देखे हैं, तो अभी लिस्टेड होने वाली होगी ये, हाँ अभी लिस्टेड होने, जब लिस्टेड हो जाएगा पहले लग जाएगा। चलिए हाँ एकदम शांत, इधर देखो, हेडिंग बोलो जोर से। यार जोर से बोल नहीं रहा है, क्या चल रहा है ये? चलिए अब ध्यान से सुनिए, एकदम शांत हो जाओ। अब देखो, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सुनिए पहले क्या, कंपनी को बनाने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। 3 नाम उसी का है, बोलो कौन कौन नाम? सबसे पॉपुलर कौन है? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या एग्जैक्टली आपका सबसे पॉपुलर है। इसी का एक और नाम है प्रोमोटर्स। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक और नाम देते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। लिख लो। तो 3 नाम हो गए, बोलो कौन कौन? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, ये ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं तुम लोग से पूछता जाता हूं, थोड़ा जवाब देते जाओगे। एक बात बताइए, जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है वो कब होता है? कंपनी बनने से पहले। तो देखिए इधर देखिए एग्जांपल ले रहा हूं, इधर देखो, एक कंपनी जो कि बनने वाली है, बनी नहीं है, बनने वाली है। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं पहले बताओ। मैं ना 2-3 कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बार बार वही बोलूंगा। सुनिए इधर देखिए, मालूम चला मैं कंपनी बनाने जा रहा हूं, एनकेजे CS क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मैं ये बनाना चाहता हूं। इस कंपनी का नाम है एनकेजे CS क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा हूं, मैं उसका प्रोमोटर हूं। तो मैं ही इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के सारे प्रोसेस करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मुझे मालूम चला, किसी ने बताया कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सारा काम देखता है कंपनी सेक्रेटरी। तो मैंने एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी खोजा, तो ये मिल गई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। क्या नाम है आपका? यश दीपा एंड एसोसिएट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मिल गई मुझे। मैंने सबसे पहले इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे एनकेजे CS क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दो, और आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ला के दो, 20,000 रुपया फीस दूंगा। कितना फीस दूंगा? 20,000। तो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है? यस। कंपनी को बनाने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? तो पहला कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया मैंने, हिमांशु चुक के साथ मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, और हिमांशु मालूम चला ये मकान मालिक है। क्या है? मकान मालिक। अब कंपनी बनेगी तो मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए किराए पे मकान लेना पड़ेगा, बिल्डिंग लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कंपनी बनते ही इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपके मकान में खुलेगा। इनके साथ मैंने एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? रेंट एग्रीमेंट। ये भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं है, बनने वाली है।
ये सब में मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि कंपनी जो बनने वाली है उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा, मैं प्रमोटर हूं, मैं थोड़ी उस घर में रहूंगा, उस घर में जो कंपनी बनेगी तब उसका क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए दो मैंने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया, दो क्या किया, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? चलो भाई, आप जानते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होते हैं एग्जैक्टली, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होते हैं। जैसे इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरी लाइबिलिटी है कि मैं इनको 20,000 दूं, राइट ये है कि इनसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लूं। मकान मालिक वाले में मेरा राइट ये है कि मैं मुझे उस घर का पजेशन मिले, क्या मिले, पजेशन मिले, कि मैं उस घर में रह सकूं, मैं का मतलब मेरी कंपनी, और बाकी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, ये मेरी लाइबिलिटी। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स भी होते हैं और लाइबिलिटीज भी होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के लिए किए जा रहे हैं उसके लिए कंपनी लाइबल होगी या प्रोमोटर लाइबल होगा? आराम से सोचना पहले, फिर से मैं बोल रहा हूं, कंपनी को बनाने से पहले, कंपनी को बनाने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है? प्रोमोटर। प्रोमोटर अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करता, वो कंपनी के लिए करता है जो कंपनी बनने वाली है। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल कौन होगा? वो कंपनी जो अब बन के तैयार है। जैसे कंपनी का जन्म हो गया, अब तो कंपनी बन गई भाई, कंपनी की अलग पहचान, तो अब वो कंपनी लाइबल होगी या प्रोमोटर ही लाइबल रहेगा जिंदगी भर उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? आराम से सोच के समझ के। फिर से क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लाइबल होगा? प्रोमोटर, जिसने सच में वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, एक कंपनी जो कि बनने वाली है उसके लिए। लेकिन मान लो वो कंपनी बन के तैयार है, तो अब उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई लाइबिलिटी रह गई, तो उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल कौन होगा? प्रोमोटर होगा या कंपनी? अगर तुम बोल रहे हो प्रोमोटर होगा तो प्रोमोटर कहेगा कि भाई मैंने अपने बेनिफिट के लिए थोड़ी किया था, कंपनी को बनाने के लिए किया था, कंपनी बन के तैयार है, जाओ कंपनी से पूछो। चलो दूसरा, कितने लोगों को लग रहा है कंपनी होगी, जो कंपनी के बेनिफिट के लिए किया गया था? ठीक है, जो जाल मैंने फेंका ना, कुछ को फंसाना था मुझे, और कुछ लोग फंसे हैं। मैं लैंग्वेज ऐसा बोलता हूं जिसमें ना सबको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन सही लग रहा है। द आंसर इज, कुछ लोग प्रोमोटर में इतना आलसी है क्लास में का, कौन प्रोमोटर बोले, मोटर, सर तो समझ ही जाएंगे, आधा बोल के छोड़ दे रहा मोटर। कितने लोग बोल रहे हैं कंपनी? क्या पता, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कंपनी। अच्छा, कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं मोटर, प्रोमोटर? अच्छा, और कुछ लोगों ने कहीं हाथ नहीं उठाया, कहा आप, एग्जाम्पल बनाने वाले आप। द आंसर इज, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है प्रोमोटर या कंपनी, दोनों में से कोई एक होगा, है ना? तो कौन है ये ना? तो द आंसर इज, सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर है कंपनी के लिए जितने कॉन्ट्रैक्ट किए गए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल कौन होगा, कंपनी या प्रोमोटर, है ना? तो आंसर इज, द आंसर इज प्रोमोटर, द आंसर इज प्रोमोटर। याद रखिएगा, सुनिए, जो लोग कंपनी बोल रहे हैं प्लीज गुस्सा में मुझे मत देखिए। जिन लोगों ने कंपनी बोला हुआ है वो क्या कर रहे हैं कि नहीं सर, ये तो एक बात बताइए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुए थे? कंपनी के बेनिफिट के लिए हुए थे। एक बात बताइए, जिस समय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, क्या उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में थी? क्या कंपनी का जन्म हो चुका था? कंपनी का जन्म नहीं हुआ था ना। एक बात बताइए, जिसका जन्म हुआ नहीं है आप उसको कैसे लाइबल कर सकते हो? आप जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं, ये बच्चा क्या बोल रहा है मालूम है रिसेप्शन पे कि सर मेरा एडमिशन ले लो, मेरा बेटा फीस दे देगा। मैंने बोला शादी हो गई तुम्हारी? तो एक बात बताइए, आपको लगता है इसका एडमिशन मैं लूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है जिसका जन्म हुआ नहीं मैं उसको लाइबल नहीं कर सकता। तो एक बात बताइए, जिस समय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जिस समय क्या हो रहा था, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, क्या उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में थी? अरे बोलो, कंपनी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो कंपनी तो सीधा हाथ खड़ा कर देगी कि यार मेरे जन्म लेने से पहले किसने क्या बोला, कहां कौन कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लिए मैं थोड़ी लाइबल होंगी यार। तो कंपनी साफ मना कर सकती है कि मेरे जन्म लेने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उस समय चूंकि हम एग्जिस्टेंस में नहीं थे, हम उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। ऐसे भी जितने भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे सब पे का नाम किसका आ रहा होगा?
प्रोमोटर का नाम हो रहा होगा और कंपनी का नाम आ रहा होगा, पर क्या आ रहा होगा, एक कंपनी जो कि बनने वाली है, बनी अभी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जनरल रूल इज दैट कि जितने भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए लाइबल कौन होगा, प्रोमोटर ही लाइबल होगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट उस समय किए जाते हैं जिस समय कंपनी बनी नहीं है, और जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है आप उसको लाइबल नहीं कर सकते। याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अब कुछ लोगों को लग रहा है लेकिन सर किया तो कंपनी के लिए गया, तो उस इमोशन को भी सेटिस्फाई करूंगा, रुको अभी। चलिए अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दो पहले। यहां तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी कोने में किसी को दिक्कत, किसी के मन में कोई शंका, शंका, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था, समझिए क्या होगा सब, ठीक है। काफी समझदार हो तुम लोग समझे। अच्छा, इसमें दो तरीके के बच्चे हैं, जो समझ गया ही, और जो नहीं समझा अरे क्या बात, शंका के बाद कौन वर्ड आने वाला था। चलिए खैर, तुम लोग को नहीं पता। हाँ जी सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी रेटिफाई कर सकती है? रेटिफाई का मतलब टू मेक समथिंग करेक्ट। बाद में क्या रेटिफाई किया जा सकता है? मतलब रेटिफाई का मतलब कि बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें हम उसको चेंज कर देते हैं। याद रखिए, द आंसर इज रेटिफाई भी नहीं हो सकता। कंपनी कैन नॉट रेटिफाई द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हो सकता, रेटिफाई नहीं हो सकता। तो सुनिए इधर देखिए, अरे शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो, कहां कहां लिखा हुआ क्या क्या वो पहले दिखा देता हूं। ये देखो यहां पर देखो तुम लोग, यहां पर देखो, क्या यहां तक मैंने पढ़ा दिया है? जो नहीं बोल रहा हूं बेवकूफ है, सीधा बोल रहा हूं मैं। 3 लाइनें पढ़ो जल्दी से। टिक तो लगा नहीं रहा कोई। और दूसरे लाइन में बोल दिया कंपनी उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकती। चलिए, लेकिन एक वर्ड मैं पूछता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ नोवेशन। यहां से क्या वर्ड हुआ है? नोवेशन। अब मैं समझाता हूं नोवेशन का मतलब क्या होता है। नोवेशन का मतलब होता है नयापन लाना। चलिए, आप प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या उसको नया कर सकते हैं? एक फ्रेश नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, चलेगा वो? जल्दी बताइए, क्या कंपनी नोवेशन कर सकती है? देखो, कंपनी ऑल्टरेशन नहीं कर सकती, रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकती, मैं बात कर रहा हूं क्या नोवेशन कर सकती है? नोवेशन मतलब नयापन लाना, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया। बोलो, कंपनी याद रखिएगा नोवेशन कर सकती है। अब सुनो कैसे नोवेशन हो रहा है, इधर देखो, इधर देखिए सारे बच्चे, जैसे सुनो, ये कंपनी है, मैं इसका प्रोमोटर हूं, प्रोमोटर ने प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, एक सीएस के साथ और दूसरा मकान मालिक के साथ। समझ में आ रहा है? कंपनी का जन्म हुआ, कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी जन्म लेते ही, देखिए मेरे पीछे कौन भाई, तो प्रोमोटर दिखाई दिया, बहुत मेहनत करता हुआ, मैं काफ़ी मेहनत करता हुआ दिखाई दिया, इस कंपनी को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो कंपनी जन्म लेने के बाद तुरंत अपने प्रोमोटर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करती है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छेड़ रही है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। प्रोमोटर साहब, आपने मेरा जन्म करा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हमारा जन्म हो गया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे लिए किए, हम उस समय नयापन ला रहे हैं, सब जगह से आपका नाम हटवा दे रहे हैं, हम अपना नाम लिखवा दे रहे हैं। अब जो भी लाइबिलिटी की बात आएगी, राइट की बात आएगी, वो हमारे होंगे, आप चिंता मुक्त होकर अब जा सकते हैं। क्या कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अपने प्रोमोटर के साथ कर सकती है? इसको बोलते हैं नोवेशन। क्या बोलते हैं? नोवेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में नयापन लाना। अब ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा, जब अगर नोवेशन हो गया तो अब कौन लाइबल होगा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बोलो यार, याद रखिएगा, अगर नोवेशन हुआ तब अब कंपनी क्या होगी? लाइबल। पर नोवेशन होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी। सुन लीजिए पहले, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो नोवेशन होगा। अगर नोवेशन हुआ तो अब प्रमोटर जिम्मेदार नहीं होगा, कौन जिम्मेदार होगी? कंपनी। ये बात समझ में आ गया? तो पहले 3 सुन लो, इधर 3 कंडीशन, इधर देखो, उधर में देखो, इधर देखो। पहला कंडीशन ये है, पढ़ो इसको, सबने पढ़ लिया? अब सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये हर बैच में बच्चा मेरे से बाद में पूछता है, मैं आशा करता हूं कि इस बार तुम नहीं पूछोगे, अभी समझ लोगे। इस लाइन को पढ़ लियो। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, हर कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन लिखा हुआ होना चाहिए
कि प्रोमोटर अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक कंपनी जो कि बनने वाली है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये लाइन लिखा हुआ होना चाहिए, तभी नोवेशन हो पाएगा, अदरवाइज नोवेशन नहीं हो पाएगा। ये तो होना चाहिए। कंपनी तो तब टेक ओवर करेगी लाइबिलिटी जब कंपनी का नाम हो उन सब में, लेकिन कंपनी का नाम नहीं है तो फिर कंपनी उसका नोवेशन नहीं करेगी, कंपनी उसकी लाइबिलिटी अपने सर पे लेगी नहीं। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप पहले बताओ। तो नोवेशन होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, जो जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कंपनी का नाम कैसे लिखा हुआ होगा, एक कंपनी जो कि बनने वाली है उसके लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ऐसा प्रोमोटर बार बार लिख रहा था। अब सुनिए, ये सब तुम्हें थ्योरेटिकल लग रहा है ना, जब सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे, ड्राफ्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आप ही को ड्राफ्ट करना है। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जब भी ड्राफ्ट करना, उसमें एक लाइन लिखना, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, एक कंपनी जो कि बनने वाली है उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे कि बाद में नोवेशन हो सके और प्रोमोटर अपने चिंताओं से मुक्त हो सके, कंपनी उसकी लायबिलिटी को टेक ओवर कर सके। ये बात समझ में है कि नहीं, पहले बताइए। तो एक स्मार्ट कंपनी सेक्रेटरी जब भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा तो ये वाला लाइन लिख के चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा, एक कंपनी जो कि बनने वाली है उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो बाद में नोवेशन का चांस रहेगा, अगर ये लाइन तुमने नहीं लिखा तो नोवेशन कभी हो नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए आप। चलो बोलो, क्या पूछ रहे? ड्राफ्टिंग करते हो, उसका कितना लेते हैं? अरे अब एक दिन तुम्हें अलग से लिस्ट दूंगा मैं सबका। चलिए अगला, पहला सुनिए। हाँ जी, पहला कंडीशन समझ में आ गया। 3 कंडीशन और तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, भी एक ही हुआ है। अभी मैं उठा के पूछने भी वाला हूं, और जो जवाब नहीं दिया उसको उल्टा प्रमोटर बना के लटकाऊंगा अभी मैं। दूसरा, हाँ ये लो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। अच्छा, क्या कंपनी जब जन्म ली, जैसे कंपनी का जन्म हुआ, तो क्या कंपनी टेक ओवर के लिए तैयार हो? मतलब कंपनी कह रही है हाँ प्रमोटर साहब बहुत हो गया, आपका काम था हमें जन्म करवाना, आपने करा दिया, अब हम आपकी सारी लायबिलिटी को टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं, जितने भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हैं सबको हम टेक ओवर करते हैं। तो ये कंपनी का चॉइस है। अगर कंपनी ऐसा ना करे तो प्रमोटर ही जिंदगी भर जिम्मेदार रहेगा। जनरल रूल तो यही कहता है, भूल गया ये लोग। अरे जनरल रूल तो यही कहता है कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रमोटर। ये तो कंपनी का बड़प्पन है कि कंपनी नोवेशन कर रही है और प्रोमोटर को उनकी चिंताओं से मुक्त कर रही है, तो कंपनी खुद उसके लिए तैयार होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन समझ में आ गया। और तीसरा, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कंपनी है ना, कंपनी बन के आ गई ना, मैं प्रोमोटर हूं ना, हम दोनों में बातचीत हो गया, एकदम प्यार ही प्यार दिख रहा है ना। कंपनी बोल लिया, प्रोमोटर साहब आपने बहुत कर दिया मेरे लिए, आपका सारा लायबिलिटी मैं ले लेता हूं। लेकिन ये जो दो ये है ना पीसीएस और एक मकान मालिक, उसको रात में सपना आ जाएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। इन दोनों को तो यही समझ में आता रहेगा कि प्रोमोटर जिम्मेदार है। अगर मैंने पैसा नहीं दिया, जैसे मकान मालिक को देखो, देख रहा है, अगर इसको मैंने पैसा नहीं दिया तो ये तो मुझे ही पकड़ेगा आके। ये पीसीएस अगर इससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया, तो कंपनी का जन्म हो गया, नहीं इसको पैसा नहीं दिया, घसीटेगी तो मुझे ना। लेकिन एक बात बताइए जरा, इधर देखिए आप, कंपनी ने टेक ओवर कर लिया मेरी लायबिलिटी को, ये मेरे और कंपनी के बीच में बातचीत है, अदर पार्टी को तो नहीं पता चला, तो क्या अदर पार्टी को बताना पड़ेगा ये बात? और बोलो, थर्ड कंडीशन पढ़ो। कंपनी को अदर पार्टीज को जाके बताना पड़ेगा कि जैसे इनके पास कंपनी पहुंची, बोली पीसीएस साहब मैंने प्रोमोटर का कॉन्ट्रैक्ट अब टेक ओवर कर लिया है, कोई भी राइट या लायबिलिटीज की बात आएगी आप मेरे से करना, प्रोमोटर को छूने की जरूरत नहीं। मकान मालिक कुछ भी है मेरे से बात करना, मेरे प्रोमोटर को छूने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बात बताना पड़ेगा? यस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तीनों के बीच में प्लस है, याद रखना। प्लस का मतलब, अरे बोलो यार क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो नोवेशन हो जाएगा। अच्छा, नोवेशन हो गया तो कंपनी विल बी लायबल फॉर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द प्रोमोटर। तो जनरल रूल क्या है पहले बताओ? प्रोमोटर इज लायबल। लेकिन नोवेशन हो गया तो, और नोवेशन जनरल रूल है या एक्सेप्शन है? पर एक्सेप्शन होने के लिए कितने कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए? 3। और जनरल रूल क्या है? ठीक है, मैं एक बार पूरा कहानी बोल दे रहा हूं, इधर देखिए, एकदम शांति से सुनते रहो, चार्ट वार्ट बाद में इधर देखो। कंपनी को बनाने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसको हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट उस समय किए जाते हैं जिस समय कंपनी का जन्म हुआ नहीं है, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है? प्रोमोटर।
तो प्रोमोटर ही उसके लिए लाइबल होता है। कंपनी तो साफ कह देती है जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो हम लाइबल कहां से होंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी जन्म लेने के बाद अगर उन सारे कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन कर दे, क्या कर दे, नोवेशन, तो फिर प्रोमोटर जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी खुद लाइबल हो जाएगी। पर नोवेशन होने के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, वो सारे प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहे थे तो उस सारे में एक लाइन लिखा हुआ था ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के लिए किए जा रहे हैं जो कि बनने वाली है। दूसरा, कंपनी बनते ही, कंपनी का जन्म होते ही कंपनी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट का टेक ओवर कर लिया हो। और तीसरा, कंपनी ने नोवेशन की ये बात अदर पार्टीज को भी बता दी हो। याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब जल्दी से चार्ट तुम्हारे बुक में बना होगा, बस ये 1 जनरल रूल, 2 एक्सेप्शन, ये सब लिख लेना। लिख लियो? ठीक। जब नहीं, हाँ ऐसा भी देखो, जब कंपनी बनती है तो वही प्रमोटर डायरेक्टर का रूप ले लेता है, अब खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है ना। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो यही तो इस देश में चलता है। वही प्रमोटर अब बाद में अपने आप को क्या दिखा देता है, मैं कंपनी हूं करता हूं, और अपने प्रमोटर को जुदा करता हूं, विदा करता हूं। चलिए आगे बढ़े। नहीं, कंपनी फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या है, कंपनी हैड एक्सेप्टेड, तो कंपनी तो तब एक्सेप्ट की होगी जब कंपनी का जन्म हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक काम करो, लो यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ, और तीनों कंडीशन है यहां पे देख लो। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर, इसको नोवेशन बोलते हैं। इस पैराग्राफ में ही लिख देना नोवेशन, लिख दिया। चलिए कुछ दिक्कत? चलिए आगे, हेडिंग बोलो अगला। अरे जोर से बोलो यार, ये आवाज तुम। हाँ अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे बताइए, ये कंपनी है और ये प्रमोटर है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों एक साथ दिखेगा कभी आपको? जनरली ऐसे तो दोनों एक साथ दिख रहा है, देखो कंपनी का पब्लिक इशू आया तो वहां प्रमोटर दिखा रहा है, तो अब तो प्रमोटर का पोजीशन क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। लेकिन जनरली मैं अगर आपसे पूछूं तो प्रमोटर, अगर प्रमोटर दिख रहा है तो कंपनी नहीं होगी, अगर कंपनी हो गई तो प्रमोटर का रोल खत्म हो गया, ये मतलब है ना। तो क्या दोनों एक साथ कभी दिखते हैं? कहा जाता है प्रमोटर का रोल तब तक है जब तक कंपनी का जन्म हो जाए, कंपनी का जन्म होते प्रमोटर का रोल खत्म। प्रमोटर दिखता है उसके बाद भी, लेकिन दूसरे कैपेसिटी में। हाँ डायरेक्टर हो गया, सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो गया, ये है ना। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के अंदर कोई पोस्ट थोड़ी है प्रमोटर का, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों के रिश्ते को क्या नाम दोगे तुम? क्या कंपनी और प्रमोटर के बीच में क्या कोई रिश्ता, मतलब कोई, इस रिश्ते को क्या नाम दूं? रिश्ता क्या कहलाता है? इस पवित्र रिश्ते का क्या नाम है? प्यार का बंधन, उसके बाद रक्षाबंधन है, मालूम है ना। प्यार का बंधन, जल्दी बताओ इस रिश्ते को क्या नाम दूं? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं हो सकता। उसका कारण है, रिश्ते बनने के लिए दोनों का साथ में होना जरूरी है ना। अब जैसे सुनिए, इधर देखिए, हाँ जी, अब मैं जैसे यहां पर मान लो कोई नहीं, यहां पर कोई नहीं है ना, पक्का? मैं बोल रही मेरा बेटा है, क्या क्या आने वाला होगा? तुम्हें ज्यादा पता है, तो ज्यादा पता है, डॉक्टर हो ना तुम। चलिए सुनिए, मेरा बेटा, अगर मैं किसी को बेटा कहता हूं तो उसका भी एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो मेरा रिलेशन कुछ बनेगा ही नहीं। तो कंपनी और प्रमोटर दोनों एक साथ तो एग्जिस्टेंस में होते नहीं है, तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो बन नहीं सकता। अब लेकिन रिश्ता नहीं बन सकता मतलब कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। जैसे क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बन सकता है? जैसे कंपनी प्रिंसिपल, प्रमोटर एजेंट, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, पार्टनर्स का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ये सब होने के लिए दोनों का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है।
लेकिन दोनों तो एग्जिस्टेंस में होते नहीं, तो ये सब रिलेशन बन सकता नहीं है, इसलिए एक दूसरे रिलेशन का नाम दिया जाता है। अब सुनिए, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ना उन लोगों में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, ना ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ना क्या ट्रस्टी बेनिफिशियरी। रिलेशन बनने के लिए दोनों का एक साथ एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, दोनों एक साथ तो है ही नहीं कभी भी, तो ना तुम प्रिंसिपल एजेंट बोल सकते, ना तुम ट्रस्टी बेनिफिशियरी बोल सकते। यहां लिख देना प्रिंसिपल एजेंट, ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, ना ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप। जानते हो ना ये सब रिलेशनशिप, कोई ट्रस्टी होता तो कोई बेनिफिशियरी होता, ठीक है, कुछ नहीं। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि रिलेशन, इस रिश्ते को कोई भी नाम हम नहीं दे सकते। क्यों, क्या लिखा हुआ है? बिकॉज कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। लेकिन अब कोई भाई कोई नाम तो देना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे में तो फिर लोग बदनाम करेंगे, कोई नाम तो रिश्ते का देना पड़ेगा, नहीं तो लोग बदनाम करेंगे ना। तो कहा चलो एक नाम देता हूं, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। क्या देता हूं? फिड्यूसरी। सुना होगा बचपन में फिड्यूसरी। क्या होता है फिड्यूसरी? लिखो यहां पे, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मतलब कहा जाता है कि प्रमोटर और कंपनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? फिड्यूसरी। फिड्यूसरी का मतलब होता है कि माना जाएगा कि प्रमोटर हमेशा कंपनी के भले के लिए ही काम करेगा। जैसे बचपन में तुमको टीचर ने पढ़ाया होगा, जो टीचर बचपन में पढ़ाते होंगे, फिड्यूसरी का सबसे अच्छा एग्जांपल वो क्या देते हैं? डॉक्टर पेशेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, बचपन में पढ़ाया गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, पहला बार सुने हो गया, इसलिए बोलता हूं CHEET हटना बहुत जरूरी है और फाउंडेशन आना बहुत जरूरी है। तुम लोग के CHEET में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं है। देखिए इसी से पता चलता, कुछ लोग बोल रहा है नहीं है, वो पास हो गया है हल्का सा, मतलब उसमें क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, बस। छी छी, क्या है? छी छी, है ना। इसलिए मैं देखता हूं एग्जीक्यूटिव के टीचर पे इतना प्रेशर पड़ता है। अब देखो इसलिए भी मुझे बताना पड़ेगा। कहा जाता है डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ क्या होता है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। माना जाता है कि डॉक्टर अपना पेशेंट के लिए हमेशा अच्छा ही काम करेगा। पेरेंट का अपने बच्चों के साथ क्या होता है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। माना जाता है कि माता पिता अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा क्या होता है? फिड्यूसरी। देखिए मैं भले ही किसी भी स्टूडेंट के लिए कभी कह सकता हूं कि ये लड़का बदमाश है या कुछ भी है, या बदतमीज है, बोलना नहीं आता, या गंवार किस्म का है, मैं सब कुछ कह सकता हूं। का बेइज्जती तो कर दिया आपने। लेकिन एट लास्ट जिस दिन तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट होगा, तुम लोग 100 के 100% बच्चा ये कहोगे कि मैं ये चाहता हूं कि तुम सब पास हो जाओ। ये तो मैं चाहता हूं ना। क्या मैं कभी भी जिंदगी में कभी ये कैसे चाह सकता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट फेल कर जाए? कभी नहीं चाहूंगा। आप भी कभी भी बच्चे, छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, कभी भी 10 दिन भी पढ़ा दोगे ना, तो 11वां दिन अपने आप ना, जैसे ममता जागती है, ऐसे टीचर के अंदर भी एक कुछ अमता होता होगा, वो एक जागता है और वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट क्या हो जाए? पास हो जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप भले कितना भी बदतमीजी मेरे साथ कर जाओ, लेकिन रिजल्ट के दिन मैं चाहूंगा कि तुम पास कर जाओ। तो इसलिए कहा जाता है कि टीचर का भी अपने स्टूडेंट के साथ क्या होता है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहता है, हमेशा। अगर टीचर आपको डांट रहा है ना क्लास में कि बार बार वॉशरूम मत जाओ, बार बार इधर उधर मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो क्या उसको मिलना है? उल्टा गाली मिलती है कि डांटता है, बोलता है, लेकिन वो आपके भले के लिए चाहता है। और क्या उसका हो सकता है? ऐसा थोड़ी मैं किसी को बोलता हूँ इधर देखो, मेरे तरफ देखो और मुझे देखते रहो, ऐसा तो नहीं चाहता हूँ मैं। मुझे इसलिए देखो चूंकि मेरी बात सुनोगे, दिमाग में जाएगा, एग्जाम आएगा, लिखोगे, तुम पास करोगे, यही है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। किसी को बोलते हैं फिड्यूसरी। क्या बोलते हैं? फिड्यूसरी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो माना जाता है कि प्रमोटर कंपनी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा, वो कंपनी के का कभी बुरा नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं कौन सा रिलेशनशिप? फिड्यूसरी। याद रहेगा। इसको यहां मत पढ़ो आप, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। काट दो, कोर्स काफी कम हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में 7-8 दिन का फर्क तो पड़ गया। पढ़ो, 3 लाइन काट दो। काट दिया? अरे वो नीचे आ रहा है, गलती से वहां प्रिंट हो गया। चलो हेडिंग बोलो जोर से। अरे यार जोर से बोल ही नहीं रहा कोई यार। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद कि प्रमोटर से कोई राइट्स नहीं होते। कैसे राइट्स होंगे जब रिलेशनशिप ही नहीं आपस में? रिलेशनशिप होने के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है, और दोनों एक साथ होते नहीं है। तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो लीगल ड्यूटी तो हो नहीं सकता। तो कौन सा ड्यूटी है?
सब नहीं बोला, मैंने देख लिया। जब रिलेशन ही फिडुसरी है तो ड्यूटी भी क्या होता होगा, फिडुसरी होता होगा ना। तो 3 फिडुसरी ड्यूटी है। कितने हैं? 3। चलो वो तुम्हें दिखाता हूं, इधर देखो, एकदम शांत हो जाना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये लो, एकदम शांत, इधर देखो क्या क्या। पहला क्या लिखा हुआ है? चार्ट उतारने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। चार्ट बना हुआ है, थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। ये रुकिए, मैं दूंगा टाइम। इधर देखो, पहले पहले समझ लो। बिना कंपनी को बताए या बिना कंपनी से पूछे आपको ये 2 काम नहीं करना है। आपको कितने काम नहीं करना है? 2 काम नहीं करना। आपका मतलब प्रमोटर, मतलब प्रमोटर। अच्छी बात बताइए, ये दोनों काम करना बुरा है या कंपनी को नहीं बताना बुरा है? मतलब ये 2 ट्रांजैक्शन करना बुरा है या नॉन डिस्क्लोजर बुरा है? अच्छा, डिस्क्लोज कर दें तो कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में लिखा है कि ये 2 काम तब बुरा है जब आपने कंपनी को बताया नहीं है या कंपनी से आपने पूछा नहीं। ये है ना। तो सुनिए कौन कौन काम। पहला, कंपनी को बनाते वक्त आप प्रॉफिट बनाएंगे नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो क्या कैसे प्रॉफिट बना रहा हूं। सो देखो आप, देखिए जैसे मैंने पीसीएस को कितना पे किया था कंपनी को बनाने का? 20,000। लेकिन जब कंपनी बन के तैयार हुई तो कंपनी को क्या दिखा रहा हूं मालूम है? 40,000 पे किया। कितना पे किया? 40,000। तो 20,000 रुपये कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम बीच में। याद रखिएगा क्या माना जाता है? फिडुसरी रिलेशनशिप माना जाएगा। तुम कंपनी के भले के लिए काम करोगे। यहां तो कहां कंपनी का भला हो रहा है? यहां तो कंपनी से खर्चा किए हो 20,000, आप मांग रहे हो 40,000। तो 20,000 रुपया अनड्यू बेनिफिट नहीं कमा रहे हो तुम? बोलो। अच्छा, लेकिन बोल दे तो, जैसे प्रमोटर बोल दिया कि देखो साहब, तुमको पीसीएस से डील करने में 20,000 खर्च हुआ है, पर मैं 40,000 लूंगा। तो बोला क्यों? क्यों मेरा टाइम खराब नहीं हुआ क्या? 10 बार पीसीएस के ऑफिस में गया है, पीसीएस कभी बैठी नहीं होती थी, बार बार मुझे बाहर बैठा देती थी, वहां पे खा छोले भटूरे खाता था उसके इंतजार में। तो ये सब पैसा खर्च नहीं हुआ क्या? मेरा दिन खराब नहीं हुआ क्या? अच्छा, बोल दे तो 40,000 ले ले तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं बोला तो फ्रॉड। तो क्या है ये? फ्रॉड। चलिए अगला एक और। सुनो, कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए था। अरे बोलो। तो मालूम चला प्रमोटर का अपना बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है। अगर ये बिल्डिंग मार्केट में बेचता तो 50 लाख में बिकता, लेकिन ये क्या किया? कंपनी को बेच दिया। और कंपनी को कितने में बेचा मालूम है? 1 करोड़ में। क्योंकि कंपनी की तरफ से बोलने वाला कोई है नहीं, कि कंपनी तो बनने वाली है, बनी तो है नहीं। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दोगे कंपनी वही समझेगी। बताइए गलत काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले बताइए। आप अपनी प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ देखो, आप प्रॉफिट डिराइव कर रहे हो अपने ही प्रॉपर्टी, किसको बेच के? कंपनी को बेच के। अच्छा, बता के करेंगे तो? जैसे हम कंपनी को बोल रहे हैं देखिए भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी है, पर आपको मैं 1 करोड़ में दूंगा, क्योंकि मैंने ही ये सब किया है, तो मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए। और कंपनी अगर मान जाए तो, जैसे लिखा कंसेंट, कंपनी मान गई, चलो कोई बात नहीं, आप प्रमोटर हैं, इतना तो आपका बनता है, चलो ले लो जाओ, तो चलेगा ना। तो ये 2 काम बुरा है या नहीं बताना बुरा है? नहीं बताना बुरा है। कितना कॉन्फिडेंस है, सब बोलता है नहीं बताना बुरा है। चलिए दिखा, जरा बताओ तो कहां ये लिखा हुआ नहीं बताना बुरा है? अरे विदाउट द नॉलेज नहीं, इधर ये मैंने पढ़ा दिया ए और बी, पूरा पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। जो ओरली बोल बोल के नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। ऑनलाइन वाला बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो बेवकूफ है। जो पूरा नहीं पढ़ रहा वो बेवकूफ है। बताऊंगा अभी। क्या चीज आएगा अभी, देखेंगे, आ रहा है अभी। चलिए दिक्कत। अच्छा, इसमें एक लाइन कहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, नहीं बताना बुरा है? कौन सेकंड लाइन? ये
अ प्रोमोटर इज नॉट फॉरबिडन टू मेक प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट कमाओ, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आप सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाओ। सीक्रेट मतलब बिना बताए, आप बता के कमाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं बताए तो बुरा है। चलिए अब सुनो यहाँ पे, अब एक और है ना सी पॉइंट, सी पॉइंट यहां लिखा मैंने, पढ़ो तो क्या लिखा। चलिए एक बच्ची ने पूछी है बार्ड, बार्ड का मतलब रोकना, BARRED का मतलब रोकना, बार्ड का मतलब रोकना। चलिए ये पढ़ लिया। अब सुनो, ये तुम अभी नहीं समझ पाओगे, उसका कारण ये है, ये जनरल मीटिंग चैप्टर का है। किसका चैप्टर का है? जनरल मीटिंग। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर भी अब आ गया तो थोड़ा सा सुनो। जनरल मीटिंग जब भी करते हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जब भी करते हैं उसका नोटिस भेजते हैं। क्या भेजते हैं? नोटिस। उस नोटिस में कहा जाता है, सेक्शन 102 का कहना है कि जो भी मुद्दों पे तुम हमसे वोटिंग करवाने वाले हो, शेयर होल्डर से जो भी मुद्दे पे तुम क्या कराने वाले हो, वोटिंग, उस पूरे इशू को, उस पूरे एजेंडा को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है थ्रू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, थ्रू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मालूम चला एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना चाहिए था 5 लाइन, तुमने लिखा सिर्फ 1 लाइन, और 1 लाइन अच्छा वाला लिख दिया, अब बुरा वाला छिपा लिया, और शेयर होल्डर बस अच्छा वाला लाइन देके हाँ हाँ मैं वोट कर दिया, और हाँ मैं वोट करने की वजह से प्रोमोटर को फायदा हुआ। प्रोमोटर को ही फायदा नहीं होगा, प्रोमोटर, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इन सबको खूब खूब फायदा हुआ। तो एक बात बताइए, क्या ये फायदा तुमने नॉन डिस्क्लोजर या कम डिस्क्लोजर करके कमाया? अरे बोलो। तो क्या ये गलत है? यस, ये गलत है। जिस दिन पकड़ाओगे, जितना फायदा तुमने नॉन डिस्क्लोजर या कम डिस्क्लोजर करके कमा लिया, वो सारा फायदा तुम्हें कंपनी को वापस करना पड़ेगा। और चूंकि तुमने 102 सेक्शन 102 जो ये काम ये कहता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, उसकी वजह से जो पेनल्टी है वो तो तुम्हारे ऊपर लगेगी ही लगेगी। मतलब इन टोटल तुमने देखा होगा तीनों में यही लाइन बोलता हुआ नजर आ रहा है, आप डिस्क्लोज कीजिए, आप डिस्क्लोज कीजिए, आप डिस्क्लोज कीजिए। आप अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी ये 102 हम पढ़ेंगे जनरल मीटिंग चैप्टर में, अभी बस जितना था वो मैंने बता दिया। क्या लगता है ये सिर्फ प्रोमोटर के लिए है या और लोगों के लिए भी है? तुम जरा पढ़ के देखो, इसमें KMP भी है, और KMP कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी है। देख लो, प्रोमोटर भी है, डायरेक्टर भी है, मैनेजर भी है, इन लोगों के रिलेटिव्स भी है। अगर इन लोगों ने कुछ फायदा कमा लिया तो माना जाएगा वो फायदा वो कंपनी के ट्रस्ट के लिए रखेंगे, और जिस दिन कंपनी को पता चला वो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा। मिला ये सब? इन ट्रस्ट का मतलब कंपनी के भले के लिए, मतलब फायदा तो तुम कमा लिए, पर माना जाएगा जितना फायदा तुम कमाए वो कंपनी का पैसा है, बस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, जिस दिन कंपनी को पता चलेगा वो पैसा तुम्हें कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये 3 आपके इनके फ्यूडिशरी ड्यूटियां, तीनों में मिला जुला के यही था कि आपको सच को छिपाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं। याद रहेगा? आगे बढ़े, हेडिंग बोलो, जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो यार? प्रोमोटर्स की लाइबिलिटीज ना, इधर देखिए, इधर देखिए, सब इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली देखे तो कंपनी बनते प्रमोटर का रोल खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी लॉ को भी मालूम है, सेबी को भी मालूम है कि प्रमोटर बाद में कंटिन्यू करता है। हाँ, अलग अलग नाम से कंटिन्यू करता है, पर कंटिन्यू तो करता है। आज भी रिलायंस के जो सच के प्रमोटर थे धीरू भाई अंबानी तो मर गए, लेकिन अंबानी फैमिली कंटिन्यू की। अंबानी फैमिली आज भी क्या मानी जाएगी? उस कंपनी की प्रमोटर। अगर आज तुम रिलायंस का प्रमोटर ढूंढोगे तो प्रमोटर ग्रुप में कौन आएगा? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, और कौन कौन अंबानी बोला? आकाश अंबानी, शीशा अंबानी, निशा, ईशा अंबानी, और उसका नाम क्या है? अनंत अंबानी। ये सारे अंबानी फैमिली आज भी उसके क्या माने जाएंगे? प्रमोटर। बात समझ में आ गया? तो ये कंपनी लॉ को भी मालूम है, सेबी को भी मालूम है कि वो कंटिन्यू करते हैं अलग अलग नाम से, तो इसलिए वो जिंदगी भर कंपनी में कुछ भी होगा ना, प्रमोटर को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? प्रमोटर को सबसे पहले लायबल करेंगे। इसलिए देखो, हर साल एनुअल रिटर्न में पूछ लेता तुम्हारा प्रमोटर कौन है। हर बार जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट निकालोगे, प्रोस्पेक्टस निकालोगे, कहेगा शुरू में प्रमोटर का नाम लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि गलती हुआ तो पकड़ाओगे तुम। नहीं समझे? अरे और डायरेक्टर भी पकड़ाएंगे, पर सबसे ज्यादा कौन पकड़ाएगा? प्रमोटर, क्योंकि वही कंपनी को बनाया है, उसी का खानदान कंपनी को बनाया, वही चला रहे, क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल उन्हीं का होता है।
कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किनका होता है? प्रोमोटर का ही होता है ना। प्रोमोटर के डेफिनेशन में नहीं देखा था, लिखा हुआ था कि जिसका कंपनी के अफेयर के ऊपर कंट्रोल है, तो जिसका कंट्रोल है वही तो सबसे ज्यादा लाइबल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए आप। अब सुनिए, पूरे कंपनी लॉ में प्रोमोटर कुछ जगहों पे लाइबल किया गया है, उसका लिस्ट मैंने दे दिया। अब ये सारा लिस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि ये पूरे कंपनी लॉ का है, अलग अलग चैप्टर का है। जब जब हम उन चैप्टर पे पहुंचेंगे तब तब हमें ये सारा सेक्शन डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं लिस्ट के तौर पे पढ़ा दूं ऊपर ऊपर, तो बोलो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बोलो, मैं हल्का हल्का बताते चल रहा हूं, बाकी इनकॉर्पोरेशन चैप्टर आएगा आगे। इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी, इनकॉर्पोरेट कौन करता है कंपनी को? इनकॉर्पोरेशन के समय आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट में आपको सच्चाई लिखना चाहिए था ना, लेकिन मालूम चला आपने झूठ लिखा। क्या लिखा? झूठ। झूठ बोलना और सच को छिपा लेना दोनों बराबर ही होता है, मालूम है ना। बहुत बार आजकल लोग समझदार हो गए, सामने से पूछा कहां गए थे तुम, चुप चुप रह जाते हैं लोग, और बहुत बार झूठ बोल देते हैं। कहां गए थे? सर के पास गए थे। सर का नाम क्या है? मुन्नी। सर का नाम क्या है? आप समझिए, पहले वो चुप रहा। चुप रहना भी बुरा है, ये आप सच को छिपा रहे हो। और जब उसको जोर जबरदस्ती किया गया तो मुंह से भी निकला तो क्या निकला? झूठ। मुन्नी कौन टीचर का नाम है भाई? आप जरा सोचिए, प्लीज बुरा मत मानिएगा, समझिए। झूठ बोलना और सच को छिपाना दोनों बराबर का ऑफेंस माना जाता है। तो वही है, आपने इनकॉर्पोरेशन करते वक्त डॉक्यूमेंट के अंदर या तो झूठ बोला या सच को छिपा लिया। बाद में पता चला, तो जब बाद में पता चलेगा तो प्रमोटर को खोजा जाएगा जिसने कंपनी को बनाया था, और क्या उसको लाइबल किया जाएगा? जल्दी बोलो। यस। और उसको कहां पहुंचाया जाएगा मालूम है? ये फ्रॉड का सेक्शन है भाई, जेल होता है इसमें जी। जैसे 420 है ना आईपीसी में फ्रॉड का सेक्शन, कंपनी लॉ में कौन है? 447। कहता है जब 447 आता है तो सीएस का मन घबराता है, क्योंकि इसमें जेल है, भयंकर जेल है। अगला ही चैप्टर इनकॉर्पोरेशन है, प्रॉपर चार्ट बना के दूंगा 447 का, कि उसमें कितना कितना जेल है, कितना कितना जुर्माना। मजा आ जाएगा तुम लोग, समझे? चलिए ध्यान से सुनिए, याद रहेगा। तो सेक्शन 7 में आप कब लाइबल होंगे? जब आपने क्या दिया, जल्दी बताइए। अब इसके बारे में डिटेल में हम इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी छोड़ दूं, आगे बढ़ूं? चलिए अगला अगला अगला, जल्दी 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 जल्दी। सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 में क्या बताया गया है? बोल दिया सब। सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि जब आप प्रोस्पेक्टस बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। मालूम चला आपने जितना उनमें बोला गया लिखने के लिए उतना लिखा नहीं, तो फिर वही बात, सच को छिपाना भी तो बुरा है। चलिए आगे बढ़े। तो उसके लिए भी प्रोमोटर लाइबल हो, उसके लिए भी क्या हो? प्रोमोटर लाइबल हो। और सुनिए, तो ये कंटेंट के ऊपर था, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां क्या लिखा गया है? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। बाकी प्रोस्पेक्टस चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। आगे बढ़ूं। अगला दो भी प्रोस्पेक्टस पे ही है। अगर प्रोस्पेक्टस में आपने मिस स्टेटमेंट दिया, क्या दिया? मिस स्टेटमेंट, तो सेक्शन में एक जगह सिविल लाइबिलिटी है, एक जगह क्रिमिनल। 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 में सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में आप पर जुर्माना होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपके ऊपर जेल होता है। ठीक है, तो देख रहे हो, जब जेल वेल की बात आएगी तो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी देखा था, हर जगह प्रोस्पेक्टस में उसका नाम आ रहा था, इसीलिए कि उसको जेल भेजना बाद में। तो अच्छा, किसका किसका नाम आया था एकदम शुरुआती पेज में जब दिखा रहा था? सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी का नाम, और उसके बाद नीचे प्रमोटर का नाम, सब जेल जाएंगे। मतलब उस प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट है, समझ, मिस स्टेटमेंट, झूठा, तो याद रखिएगा सिविल लाइबिलिटी भी है अंडर सेक्शन 35, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है अंडर सेक्शन 34। अब ये सब क्या है? प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़े, मैं बस ये समझाना चाह रहा था, और लोगों के साथ साथ प्रमोटर भी लाइबल होगा। कौन लाइबल होगा? प्रमोटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन बोलो, पहले सेक्शन बोलो, अरे बोलो। याद रखिएगा, सुनिए, आपने गलत ढंग से दूसरे पर्सन को कन्विंस किया पैसा लगाने के लिए,
जैसे सुनिए, जैसे एक कंपनी है, मैं उसका प्रमोटर हूं और ये हर्ष है। हर्ष मालूम चला बहुत शांत लड़का है, बहुत समझदार लड़का, मतलब समझदार नहीं बेवकूफ है, मतलब तभी तो इसको बेवकूफ बनाऊंगा। इसके पास गया, मैंने बोला मेरे कंपनी में पैसा लगा है ना, 21 दिन में पैसा डबल। कितना दिन में? कुछ याद आया? कहां का याद आया? लक्ष्मी चिट फंड याद आया तुम्हें? हेरा फेरी का नाम याद नहीं आया? फिर हेरा फेरी है, हेरा फेरी हो? 21 दिन में पैसा। अच्छा एक बात बताइए, क्या उसमें अक्षय कुमार गलत मोटिव से इंड्यूस कर करके पैसा लाता था? लाता ही था। कैसे उसको बेवकूफ बनाया था राजपाल यादव को कि हम लोग पानी वानी नहीं पीते हैं, बंगलों पे ले क्या, है ना, सेव वाटर ड्रिंक, है ना। अच्छा वो बहुत पॉपुलर हुआ है वो, अरे मीम मुम में देखता हूं मैं, आता रहता है। तो वही वाली बात है, ऐसी प्रमोटर्स होते हैं। देखो एक जमाना था जब ठग होते थे। क्या होते थे? ठग होते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, आपको ठग लेते थे। आज के जमाने में ठग नहीं होते, प्रमोटर्स होते हैं। सूट टाई पहनते हैं, प्रॉपर टाई पहनते हैं। क्या पहनते हैं? टाई पहनते हैं। इंग्लिश में बात कर, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, डिग्री दिखाते हैं, अमीरी दिखाते हैं और आपको ठग लेते हैं। मेरी तरफ मत देखो, समझे ना, का ये सारी क्वालिटीज आप में है। आजकल जी, आजकल ऐसा ही हो रहा है। आपको अगर देखना है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। वो कौन सा होता है, वो बोला चेन सिस्टम वाला कौन होता है? अरे हद करता है ये लोग। क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कंपनी बोलते हैं? नहीं वेस्टीज तो नाम है कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग। अरे यार, मतलब उन लोग को देख के मुझे लगता है गलत में सीएस किया। अगर मैं उधर गया होता तो शायद 10 साल में मैं, हाँ, BMW, ऑडी, BMW, मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करता वो लोग। मेरे पास क्रेटा है, बताइए। अगर मैं उधर गया होता तो आज मैं किस पर चलता? BMW पे, क्रेटा पे थोड़ी रहता मैं। तो आप सोचिए कि क्या कहानी। तो सुनिए, आज का लोग इसी ढंग से इंड्यूस करते हैं। तो याद रखना, उन लोग पे ये सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 36। अब ये भी आगे के किसी चैप्टर में आएगा, हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन करता होगा? प्रमोटर ही करता होगा, क्योंकि प्रमोटर ही कंपनी का पहला कैपिटल अरेंज करता है। तो वही तो गलत तरीके से लोगों को क्या करता होगा? इंड्यूस, कि मेरे कंपनी में आ जाओ, 21 दिन में पैसा। चलिए आगे, एग्जाम्पल में लिख तो नहीं दिए 21 दिन में पैसा डबल। चलिए आगे, हेडिंग बोलो। सेक्शन बोलो यार। एक चैप्टर आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42, 2-3 पेज का चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता है। अगर उस सेक्शन का आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो भी प्रमोटर भी लायबल होगा। कौन लायबल होगा? प्रमोटर भी। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर। आगे लास्ट में जल्दी बोलो, क्या हुआ है यहां पे? डिसीट। डिसीट का मतलब ठगी, लिखो। डिसीट का मतलब ठगी। डिसीट का मतलब ठगी, ठग नहीं होता पहले, ठगी। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब आपको याद है, प्रमोटर का फ्यूडिसरी ड्यूटी होता है, लेकिन उसने फ्यूडिसरी ड्यूटी को क्या किया? ब्रीच। तो बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा? 340। ये किसके ऊपर लगेगा? अब मुझे बताओ ये सारे सेक्शन याद कैसे करोगे? क्या अल्फाबेटिकली ले लूं, कैसे करूं, मतलब नंबर वाइज ले लूं, असेंडिंग डिसेंडिंग, कैसे? चलो सबसे पहले कौन सेक्शन आया था? 7 किसके लिए था? इनकॉर्पोरेशन। 7 इज रिलेटेड टू व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। और बोलो उसके बाद कौन लूं? 26 प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या था? ये कंटेंट, ये था ना कंटेंट। आपको कंटेंट बोला था लिखने, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आपने लिखा नहीं। उसके बाद 34, 35, ये दोनों तुम्हारा प्रोस्पेक्टस से जुड़ा हुआ है ना। 34 में क्या है? क्रिमिनल होगा, नहीं 34 में सिविल है। देखो तो क्या है? क्रिमिनल है। 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी, और 35 में सिविल लाइबिलिटी। किसके लिए? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में क्या दिखाई दिया? मिस स्टेटमेंट। और बोलो 36 क्या है? गलत तरीके से इंड्यूस करना। क्या है? फ्रॉड, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग
पर्सन टू इन्वेस्ट मनी ना, पर्सन टू इन्वेस्ट। और बोलो 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन को तुमने क्या किया, कॉन्ट्रावीन किया। और बोलो 340, बस यही है। अब 340 क्या है, डिसीट, डिसीट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, याद रहेगा। तो ये सब अलग अलग चैप्टर में आएगा, ये है कि मैंने एक जगह लिख दिया। अगर आपको उतारने का मन हो तो उतार लो, याद रहेगा तुम लोग। आईएनसी का मतलब इनकॉर्पोरेशन, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा तो बुक में देख लेना, है ना। डायरेक्ट टू होम, जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं जल्दी से आंसर लिखो। 7, 26, 34, 35, 36, 42, 340 कैसे याद करोगे? 7, 26, 34, 35, 36, 42, 340। बस अब राइट से बच गया होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही है, देखो तो मैंने बोला था ना, क्यों हो रहा है ना चैप्टर खत्म। आज उधर अलॉटमेंट चैप्टर है कंपनी लॉ में, वो भी आज ही खत्म होगा। उधर आरटीआई चैप्टर है जय जेल में, वो भी आज ही खत्म होगा। चाहे आज जान चली जाए हमारी, आज हम खत्म करके छोड़ेंगे। याद है ना बायबैक? तो अब विश्वास रखना मेरे ऊपर कि अगर मैंने बोला है खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। बायबैक का सदमा गजब लगा तुम लोग को, नहीं? हाँ, अभी टेस्ट बीच में लूंगा, अभी बीच में लूंगा, क्योंकि संडे को नहीं हुआ तो बीच में लूंगा ना। यस, मुझे याद रहता है। तुम लोग में से कितना चालाक बच्चा सब है, कोई मुझे याद नहीं दिलाया कि सर संडे को इस बार आपका टेस्ट है। एक बच्चा मुझे याद नहीं दिलाया, है ना। कोई बात नहीं है, मैं बीच में ही ना, MWF है ना तुम लोग का, बीच में टेस्ट ले लूंगा कहीं। अच्छा, बता के टेस्ट लूं? जी नहीं, यहां का रूल है, जहां तक मैंने पढ़ा दिया कभी भी टेस्ट ले सकता हूं। बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, संडे को ले लूंगा, है? संडे को किसी और टीचर का होगा, फिर मेरा ही है। अच्छा, अगस्त का तो बना ही नहीं है शेड्यूल अभी ना, शेड्यूल बना के भेज रहा हूं सारा बच्चों का। जब शेड्यूल बना नहीं अगस्त का तो आप टेस्ट कैसे ले सकते हैं, है ना। चलिए हटाऊं, जल्दी जल्दी करो, छेती छेती करो, तारा तारी कोर, शिट्टो शिट्टो करा, और क्या था, डू फास्ट, है ना। चलिए हो गया, हटाऊं हटाऊं, चलिए हो गया। चलिए तो सेक्शन जरा बताओ तो, सेक्शन याद हुआ कि नहीं? 7, 26, 34, 35, 36, 42, 340। एक बार सारे बच्चे सबसे बताओ तो कौन कौन? सेक्शन 7, 26, 34, 35, 36, 42। क्यों याद हो गया ना सेक्शन? इसलिए कहता हूं सेक्शन याद नहीं किया जाता, हो जाता है ना। तुम लोग मेरे ही इवेंट में मेरा ही मिमिक्री करते हो, है ना। अभी वो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था CSEET वाले बच्चे को, सब आके मिमिक्री कर रहा था मेरा, अब मैं चुपचाप वहां बैठ के समोसा में लगा हुआ था। इस बार तो गजब हुआ, जब ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होना है ना, फिर से भी टीचर्स डे में होना है ना, अभी तो और बहुत बच्चों का बचा हुआ है। कितने लोगों का बचा हुआ है अभी ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको नहीं मिला ट्रॉफी? अरे CSEET कौन, जनवरी वाला बचा होगा सारा, CSEET नवंबर वाला बचा हुआ होगा, फिर अभी रिजल्ट आएगा, अभी 25 अगस्त को रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें CS एग्जीक्यूटिव से जो बच्चे पास करेंगे तो उन सबको मिलेगा ना ट्रॉफी, एग्जीक्यूटिव वाले, प्रोफेशनल वाला। तो अभी फिर से ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, मजा आएगा। इस बार तो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा सब, मैं ट्रॉफी देता हूँ, मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिला। एक बार मुझे बुला लिया एंकर, वी इनवाइट नितेश सर, सर वहाँ आधा समोसा खा रहे हैं। आधा समोसा के बाद मुझे बचा ही नहीं, फिर मैं बोला 2 मिनट रुक जाओ,
फिर मैं उधर जाके मुंह छिपा के खा के जल्दी से भाग के आया। तुम लोगों ने देखा था मुझे ये करते हुए? समोसा लेकिन सच में अच्छा था। अच्छा समोसा अच्छा था ना? हाँ मैं 2 खा गया इस बार। ऐसे मैं समोसा हेट करता हूँ लेकिन इस बार मैं 2 खाया, मुझे अच्छा लगा, समोसा बढ़िया था इस बार। एक्चुअली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो उस दिन नहीं आए थे और जिनका वो छूट गया, मुंह में इधर उधर पानी आ रहा होगा, जाओ अपने पैसे से समोसा खरीदो और खाओ। आना चाहिए। तुम लोग को बुलाया तो था, मैंने सबको बुलाया था। अच्छा नहीं बुलाया था? पेरेंट्स आने वाले थे इसलिए नहीं बुलाया था, क्योंकि तुम लोग को पेरेंट्स के सामने रखना ठीक नहीं है। चलिए हेडिंग, हेडिंग लास्ट में, बस लास्ट खत्म, ये लो खत्म हेडिंग। अरे जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो? हाँ एक क्वेश्चन पूछता हूं, इधर 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 लास्ट ही, एकदम एकदम लास्ट, देखो इधर। एक बात बताइए, प्रोमोटर के कोई राइट्स होंगे कंपनी में? आराम आराम से जवाब देते जाओ। क्या प्रोमोटर्स के कोई राइट होंगे? सब तो बोल ही नहीं रहा। नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक नहीं होंगे। अच्छा ये राइट होगा जितना खर्च कर दिया मैंने कंपनी को बनाने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या वो मुझे वापस मिलेगा? क्या ये मेरा राइट होगा? होगा? होगा होगा या नहीं होगा? होगा? कितने लोग बोले होगा? कितने लोग बोले नहीं होगा? याद रखिएगा, द आंसर इज, याद रखना, सुनिए, आप सुनेंगे ना बहुत आपको दया आएगा प्रोमोटर पे। प्रोमोटर के पास कंपनी के रेस्पेक्ट में 1 रुपए का राइट नहीं है। उसका कारण है, सो सुनिए, प्रोमोटर और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। या तुम लोग भूल गए यार, क्या कोई लीगल रिलेशनशिप था? जब कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था तो राइट एंड ड्यूटीज कहां से आ गए भाई? तो याद रखिएगा, इधर सुनिए, हाँ जी, प्रोमोटर के पास कंपनी के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं है। इवन जो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिया कंपनी को बनाने के लिए, जो पैसे खर्च कर दिए, उसको भी रिकवर करने का राइट नहीं है। अच्छा लेकिन कंपनी अपने मर्जी से वापस कर दे पैसा तो चलेगा, लेकिन क्या राइट होगा प्रोमोटर का कि प्रोमोटर केस कर दिया कंपनी के ऊपर? राइट वाइट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राइट वाइट नहीं होगा। हाँ कंपनी अपने मर्जी से चाहे तो उसको पेमेंट कर सकती है। अभी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूं, देखो जरा देखिएगा, क्या यहां पे काफी दुखद लाइन लिखा हुआ है प्रोमोटर के बारे में, काफी बुरा बुरा लिखा हुआ है। नहीं नहीं पढ़ो, इसमें कितना मतलब भयानक है ये लाइन, अच्छा नहीं है, आंसू टपक रहा है, तो कितना बुरा है ना। प्रोमोटर का थोड़ा सा भी नहीं समझ पाए। देखो क्या लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूं, देखो कितना दुख है इसमें। प्लीज प्लीज, तुम लोग में इमोशन नाम का चीज नहीं, समझे ना? जैसे जैसे पढ़ते, अ प्रोमोटर हैज नो राइट टू क्लेम प्रोमोटर, ऐसे अ प्रोमोटर हैज नो लीगल राइट, अ प्रोमोटर हैज टू क्लेम प्रमोशनल एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विस। पहले समझिएगा, समझिए, रुकिए रुकिए, ये पहला था। पहला का मतलब जो मैंने मेहनत की उसका पैसा मांग रहा है, मेहनत नहीं की। एक बात बताओ, तुम लोग को याद है मैं इनके पास गया था, कंपनी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, धूप में गया, जाते जाते 2 बार नाली में भी गिरा, फिसला भी, हाथ पैर टूटा भी, लेकिन फिर भी ये कंपनी बनने के बाद देख मेरा दुख नहीं सुनाई दिया। अब दुख की बात तो धीरे ही करूंगा। तो क्या सर्विस के लिए पैसा मांग सकता है प्रोमोटर? ना, क्योंकि कंपनी क्या बोल देगी, मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें, क्या बढ़िया हम लोग स्वर्ग में मर रहा था मैं, तो जबरदस्ती जिंदा कर दिया मुझे इनकॉर्पोरेशन करके। तो कंपनी ने तो नहीं कहा था उसको कि तुम मुझे बना, तो जबरदस्ती बना दिया उसको पकड़ के। चलिए देखो लिखा हुआ, अनलेस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। प्रोमोटर रहता तो कंपनी नहीं, कंपनी है तो प्रोमोटर नहीं। सब बता दिया है मैंने। हद तो तब हो गया, मेहनत का पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन जो पॉकेट से खर्च हुआ वो तो वापस कर। विदाउट सच अ कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट इवन एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना दुख है, मतलब उसके पॉकेट से जो खर्चा हो गया
20,000 मैंने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को दिया, वो मकान मालिक को मैंने 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी दिया, वो भी मैं वापस, दुखद है ना। लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा लॉ इमोशनल हुआ है आके यहां, हाउएवर का प्रमोटर मत रो, प्लीज प्लीज प्रमोटर मत रो, रोने लगा था प्रमोटर का कुछ। हाउएवर अगर प्रमोटर पूरा डिस्क्लोजर कर दे तो ही में, शैल नहीं, में मतलब कंपनी का मर्जी हुआ तो ही मे एक्सपेक्ट टू बी रिवॉर्डेड फॉर हिज। और जनरली प्रमोटर को देखो, फिर मैं बोल रहा हूं इन प्रैक्टिस, मतलब सच में जनरली ऐसा होता है, ये इसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। मतलब कंपनी थोड़ा सा दया करके अपने प्रमोटर्स, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, कंपनी जनरली ऐसा करती है कि प्रमोटर को रिवॉर्ड करती है इन द फॉलोइंग वेज। कितने वेज हैं? अरे सब नहीं बोला यार, मुझे पसंद नहीं है। कितना? 6। चलो पहला 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 अच्छा, क्या उसको कहा जा सकता है कि चलो तुम अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दो और ओवर प्राइस पे, जैसे वही 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, बेच दिया था 1 करोड़ में, क्या उनको अलाउ किया जा सकता है? किया जा सकता है। कंपनी उसको कैश दे दे, कंपनी उसको क्या दे दे? कैश, या कंपनी उसको क्या दे दे? शेयर्स। और किस प्राइस पर ये सब हो रहा है? 50 लाख की प्रॉपर्टी प्रमोटर ने किसको बेचा? कंपनी को। कितने में? 1 करोड़ में। कंपनी कह देगी चल कोई बात नहीं, तूने मुझे बनाया यही काफी है, जा ले ले 50 लाख का फायदा, तुमने मुझे बनाया कम थोड़ी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के लिए प्रमोटर उसके माता पिता ही तो है, एक तरीके है कि नहीं? तो इसलिए माता पिता कभी कभार कुछ ऐसी बात आपको कह जाए जो अनजस्टिफाइड लगे, फिर भी होने देना, इतना अधिकार तो उनका है ही। बहुत बार देखते हैं लोग माता पिता को भी जज करते हैं, नहीं पापा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमारी भी इज्जत है। इज्जत? पापा के सामने इज्जत? तुम तो थे ही नहीं। बुरा मत मानिएगा प्लीज। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? मम्मी पापा के सामने मम्मी पापा का ही सिर्फ इज्जत होना चाहिए, आपका इज्जत किस बात का भाई? मम्मी पापा हैं तो आप हैं। इसलिए मैंने देखा बहुत लोग इस सब खासकर ये शहर के कल्चर में ज्यादा होता है, मम्मी आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, हमारे दोस्त आए आपको उसके सामने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मेरे मम्मी पापा तो मेरे दोस्त के सामने कूटते थे पकड़ के मुझे, और बहुत बार मेरा दोस्त भी कुटाता था जी। तो ये सब गांव में होता है, अभी भी होता है, लेकिन मैंने शहर में देखा है, शहर में कुछ ज्यादा मैंने देखा है लोगों को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का। बोले बुरा मत मानिएगा, नहीं नहीं बच्चा को मारना नहीं चाहिए, अरे कूटो अच्छे से, ये बिना मार का मारने वाला नहीं है। नहीं मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे को अच्छा दिल्ली से मैं देखा, बच्चे को मारते नहीं, डांटते नहीं, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करते। हम लोग के यहाँ तो झगड़ा मम्मी पापा में हुआ और उसका झगड़ा उतरता हम ही लोग पर, दोनों पकड़ के जाइए। जिस दिन मम्मी पापा से झगड़ा घर में हुआ, सबसे पहले हम लोग समझ गए कि आज तो इधर ही कुटाने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से मैं क्या देखा, बच्चों के सामने ऐसे नहीं बोलना हमें, बच्चे सीख जाते हैं। तो हम लोग कहाँ सीखे? प्लीज आप लोग के भी जब बच्चे हों कूटिए अच्छे से, तभी वो समझेंगे। इतना भी सोफिस्टिकेटेड मत बनाओ कि वो आपको जज करने लगे। हम लोग के यहाँ तो भाई ऐसा नहीं है। तो सुनिए, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर कंपनी के लिए एक माता पिता की तरह ही है। अगर डिस्क्लोजर हो जाए तो क्या देगा, जाओ 50 लाख की प्रॉपर्टी है 1 करोड़ में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला, क्या उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि उसको और शेयर ले लो एट पार, मतलब फेस वैल्यू पे, मतलब दुनिया को बेच रहे हैं प्रीमियम पे, लेकिन चूंकि कंपनी आपने बनाया है तो हम आपको शेयर फेस वैल्यू पर दे देंगे। किस पर दे देंगे? फेस। जानते हो ना फेस वैल्यू कम होता है, अरे फेस वैल्यू 10 रुपया है, मार्केट प्राइस 100 रुपया है, तो कहा चलो 100 रुपया वाला शेयर हम आपको 10 में दे देते हैं, क्योंकि आपने ही तो हमें बनाया। अरे बोलो। अच्छा, क्या प्रोमोटर को कमीशन दिया जा सकता है? क्योंकि कंपनी आपने बनाया तो जितने शेयर्स बिके हैं उसका 5% आपको कमीशन, 10% आपको कमीशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे उनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। और भी है, क्या उनके लिए कुछ शेयर्स रिजर्व किए जा सकते हैं? ग्रांट का मतलब रिजर्व। लिखो, जैसे कंपनी बहुत अच्छी बनी, कंपनी बहुत अच्छी बनी तो उसके शेयर्स हाथों हाथ बिक रहे हैं मार्केट में, बहुत डिमांड हो गया, शेयर्स खत्म हो गए, लेकिन क्या कंपनी अपने प्रोमोटर के लिए थोड़ा शेयर रिजर्व कर सकती है? और बोलो आगे। अच्छा, क्या कंपनी ऐसा कह सकती है कि लमसम दे दिया, प्रोमोटर साहब आपने हमें बनाया, आज आपके वजह से जो है हम है, ये लीजिए 5 लाख, ये लीजिए 10 लाख, ये लीजिए 20 लाख, क्या एक लमसम दिया जा सकता है? तो बोलो यस। और लास्ट में ये अच्छे से पढ़ो,
चलिए इधर देखिए, अब इसमें बहुत सारी बातें थी, इस पर एग्जाम में एक बार केस लॉ आया था और वो केस लॉ का प्रैक्टिस में करा दे रहा हूं, फिर से आ सकता है। सुनिए, क्या कंपनी अपने आर्टिकल में ऐसा लिख सकती है कि हर महीने प्रोमोटर को इतना पैसा दिया जाएगा इन द नेम ऑफ रेम्युनरेशन या सैलरी? क्या कंपनी ऐसा लिख सकती है? जैसे मंथली पेमेंट होगा, जब तक कंपनी है तब तक मंथली पेमेंट। पर याद रखिएगा इसका कॉन्ट्रैक्चुअल इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कंपनी, आप जानते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, कंपनी कभी भी उसको ऑल्टर कर सकती है ना। लेकिन अच्छा, कंपनी ऑल्टर करने से पहले जितना पेमेंट कर गई, क्या वो वापस पा पाएगी कंपनी? नहीं। ये तो भारत देश का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आएगा। एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आएगा। एक केस बनाता हूं, तुम बोलना ये हो सकता है कि नहीं। एक्चुअली इस लाइन में फ्रॉड होता है। इस लाइन में क्या होता है? फ्रॉड। जो लाइन मैंने दिखाया ना, इसमें फ्रॉड है। अरे इधर देखो कैसे फ्रॉड है, वो देखो, देखिए। किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो थोड़ा फ्रॉड जैसा दिखे। हाँ, कौन? शमन? अमन? अमान? चलिए इधर देखिए। हाँ जी सुनो, मालूम चला शमन। अच्छा चलिए, शमन नहीं, किसी और का नाम लेता हूं। आपका नाम, आपका नाम। अरे कोई बात नहीं, समझ गया समझ गया। शक्ति। सुनिए, देखो इधर देखो, शक्ति सिंह ने, अरे इधर देखिए, पूरा शक्ति लगा के एक कंपनी बनाया। और सुनिए, तो ये इस समय किस कैपेसिटी में है? अच्छा, कंपनी बनी या कंपनी बनने वाली है अभी? क्योंकि जब तक ये प्रमोटर है कंपनी बनने वाली है। देखो ये कितना चालाक है, कितना धूर्त है, कितना क्लेवर है। अच्छा, इस कंपनी का आर्टिकल किसने लिखा होगा? इसी ने। अरे जो प्रमोटर होता है वही एमओए बनाता है, वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है। देखो क्या लिखा है, एक क्लॉज लिखा लास्ट में जाके, इसे क्लॉज नंबर 420, मतलब 419 तक और क्लॉज थे। क्लॉज नंबर 420 में क्या लिखा? कंपनी विल पे, है ना, टू एड्स प्रोमोटर। अब प्रोमोटर वही है, टू एड्स प्रोमोटर, प्रोमोटर ही बना रहा है आर्टिकल। टू एड्स प्रोमोटर ₹5 करोड़ पर मंथ टिल वाइंडिंग अप। मतलब जब तक कंपनी का वाइंडिंग नंबर हो जाए 5 करोड़ कंपनी पर मंथ इसको पे करेगी। सुनिए, अरे इधर देखिए, इधर देखिए, अब कंपनी तैयार, कंपनी बन के तैयार। कंपनी ने अपना आर्टिकल देखा, पहले मंथ में कंपनी को लगा कि आर्टिकल है भाई, अब तो देना ही पड़ेगा, 5 करोड़ दे दिया। ये भी आराम से रख लिया, कहा वाह क्या सरकारी नौकरी मिला है भाई। अच्छा, दूसरा मंथ हुआ, मंथ नंबर सेकेंड, फिर 5 करोड़। कंपनी का कैपिटल ही 10 करोड़ था मतलब प्रोमोटर को ही देने में उसका कैपिटल खत्म, कंपनी वाइंडिंग में पहुंच रही है। तो कंपनी का जो एमडी उमडी था वो रोने लगा कि अब क्या, अब क्या, सुनिए अब क्या। तो कंपनी सेक्रेटरी आया, तो कहा एमडी से क्यों रो रहे हैं आप, क्या हो गया? कहा ये देखिए ऐसी ऐसी बात है, आर्टिकल में लिखा हुआ है और ये 10 करोड़ देने में तो हमारा कैपिटल ही खत्म हो गया, और अब ये प्रमोटर मुझे धमकी दे रहा है, अगला महीने का कहाँ है सर, डेली आता पूछने के लिए 5 करोड़। तो कंपनी सेक्रेटरी बोला कि क्यों डर रहे हो आप, डरे क्यों? तो कहा सर आर्टिकल में लिखा है तो मानना पड़ेगा। ना 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 ना, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं आपको नॉलेज देता हूं। ये आर्टिकल किसने बनवाया? कहा सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। क्या गलती किया ना आपने, कंपनी सेक्रेटरी से पूछना था ना। मैं आया, इधर देखो मैं आया, साहब आर्टिकल एक ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, आपको 420 नंबर का क्लॉज अगर नुकसान पहुंचा रहा है, आप आर्टिकल को ऑल्टर कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। तो क्या कंपनी डिलीट कर सकती है बाद में? तो बोलो। तो कंपनी डिलीट कर दी, डिलीट कर दी तो बस भाई आर्टिकल का 420 नंबर क्लॉज खत्म, 419 तक ही है अब। तो अब कंपनी को इसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी का एमडी इतना खुश हुआ कंपनी सेक्रेटरी के एडवाइस से, कहा कंपनी सेक्रेटरी काम करो यार, आगे तो नहीं देना है, पीछे का भी वापस करवाओ। तो कंपनी सेक्रेटरी बोला इतना भी नहीं, समझे ना, एक बार जो गया वापस तो नहीं आएगा, जो 10 करोड़ गया हम वापस तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन आगे आपको ना देना पड़े इसका मैंने उपाय निकाल दिया कि आप इस क्लॉज को क्या मार दो, डिलीट। और ये हो सकता है, तुम जरा पढ़ के देखे होगे, यही सब लिखा है। आप देखिए इधर देखिए क्या लिखा है, द आर्टिकल मे प्रोवाइड अ फिक्स्ड सम टू बी पेड टू हिम। लेकिन क्या लिखा,
कि ये जो आर्टिकल में लिखा इसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इफेक्ट नहीं है और वो आप पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फिर लिखा, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक्टेड अपॉन करके पैसा दे दिया तो जो दिया हुआ पैसा है वो तो वापस नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि अब आगे आपको देने की जरूरत नहीं है, नहीं भी देंगे तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल एक ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है एंड इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी डिलीटेड। बात समझ में आए कि नहीं पहले बताओ। तो एग्जाम में केस बना के आएगा, उस केस का जवाब दे देना, ठीक है। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। कौन सा चार्ट, कौन सा चार्ट? ये कौन वाला, कौन वाला? अच्छा, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर वाला चार्ट चाहिए तुम्हें, ये लो, ये ना, ये मैं छोड़ दे रहा हूं, यहीं पे स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है। अब जल्दी बताओ टाइम कितना हुआ? नहीं, तुम लोग पर विश्वास नहीं है भाई, ना ना ना। 1:14। 14 में जोड़ूंगा 25 मिनट, 5, 20, 20, 20, 40, 1:40 में मिलूंगा, ठीक है। तो 1:40 में कंपनी लॉ स्टार्ट होगा, सुन लीजिए। हाँ जी, कंपनी लॉ में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अलॉटमेंट स्टार्ट भी होगा, खत्म भी होगा। 1:40 में सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। योर ब्रेक स्टार्ट्स नाउ। 1:40।